सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 491। प्रशिक्षक म्यू के चेहरे पर उत्साह था क्योंकि उन्होंने बॉक्स से सब कुछ निकाला, जिसमें कुल 6 किताबें थीं। सेलेस्टियल कबीले की, हेवनली क्लाउड आर्ट, फीनिक्स कबीले की, 9 हेवंस डिवाइन विंग स्किल, डीमैन ट्राइब की, ग्रेट डेमन हेवनली स्किल। प्रशिक्षक म्यू को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ये सच हो सकता है? ये सभी शीर्ष स्तरीय विकास कौशल हैं, उन्हें ये कहाँ से मिले? हाइडेक्सियू को भी बहुत आश्चर्य हुआ। अब ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले प्रमुख परिवार, हालांकि उन्होंने कुछ शीर्ष स्तरीय विकास कौशल प्राप्त किए हैं, उन्हें जीवन के समान मूल्यवान मानते हैं। वे उन्हें आकस्मिक रूप से साझा नहीं करते हैं, बाहरी लोगों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि उनके अपने परिवार के भीतर भी गैर मुख्य सदस्यों के पास आसानी से पहुँच नहीं है। लिन शेन ने अप्रत्याशित रूप से विभिन्न कुलों से विकास कौशल की 6 पुस्तकें निकाली। हाइडेक्सियू के लिए उनकी प्रामाणिकता पर संदेह करना स्वाभाविक था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है, प्रशिक्षक म्यू ने हाइडेक्सियू से कहा। देखो तुम्हारे बक्से में क्या है। हाइडेक्सियू ने जल्दी से अपना बक्सा खोला और उसमें एक चमकदार और पारदर्शी पालतू अंडा पाया, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक उत्परिवर्तित आरोही अंडा है। हाइडेक्सियू की अभिव्यक्ति अजीब थी। ऐसा लगता है कि लिन शेन ने अपने समय के दौरान हमारी कल्पना से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। विकास कौशल की वे 6 पुस्तकें बहुत संभवतः असली हैं। रियल्म किंग ग्रह के अस्तित्व के कारण आजकल मानव माता ग्रह में बेस म्यूटेशन स्तर के उत्परिवर्ती अंडे की कमी नहीं है, लेकिन आरोही स्तर के उत्परिवर्ती अंडे बेहद कीमती हैं। ये तथ्य कि लिन शेन उसे एक उत्परिवर्तित आरोही अंडा उपहार में दे सकता है, ये दर्शाता है कि वह वास्तव में सफल हो गया था। एलियन दुनिया से क्या खासियत है? वह बच्चा, उसने वाकई इस पर बहुत सोचा है। प्रशिक्षक म्यू की अभिव्यक्ति जटिल थी। वह जानता था कि विकास कौशल की उन 6 पुस्तकों का क्या मतलब है और लिन शेन ने उन्हें क्यों दिया था। बूढ़े म्यू, यह कोई हल्का बोझ नहीं है, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, हाइडेक्सियू ने कहा। अगर वह बच्चा इन विकास कौशलों को सामने लाने के लिए तैयार है और मैं कोई परिणाम नहीं दे सकता, तो मैं उसका प्रशिक्षक बनने के लिए कैसे योग्य हो सकता हूँ? इसके अलावा ये वही है जो मैं करना चाहता था, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। मुझे इन विकास कौशलों को पूरे मदर प्लेनेट में फैलाना चाहिए और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, प्रशिक्षक म्यू ने हंसते हुए कहा। ये काम आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा, वास्तव में परोपकारी है। इवोल्यूशन स्किल्स की इन 6 पुस्तकों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर वान परिवार उसे मारने पर जोर देता है, तो मैं उसकी सहायता करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, हाइडेक्सियू ने गंभीरता से कहा। शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षक म्यू ने हल्की हंसी के साथ कहा। हाइडेक्सियू क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, फिर जल्दी से उसे एहसास हुआ और उसने हंसते हुए कहा, तुम सही हो। अगर वह मुझे एक उत्परिवर्तित आरोही अंडा भेज सकता है और इन 6 शीर्ष स्तरीय विकास कौशल को निकाल सकता है, तो उसकी क्षमताएं शायद हमारी पहुंच से परे हैं। विकास कौशल की यह आखिरी किताब क्या है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? प्रशिक्षक म्यू ने अपने हाथों में विकास कौशल की एक किताब को देखते हुए पूछा। विरासत विकास कौशल, आपने मदर प्लैनेट पर इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये कौशल ब्रह्मांड में काफी प्रसिद्ध है, कॉस्मिक रेनबो लाइट का एक प्रकटीकरण। उद्धरण चिन्ह। हाइडेक्सियू ने इस विकास कौशल की उत्पत्ति का वर्णन किया। लिन शेन ने प्रशिक्षक म्यू को जो विकास कौशल की 6 किताबें दी, उनमें से 5 ऐसी थीं जिन्हें उनके द्वारा वांछित भंडार से चुना गया था, और दूसरी विरासत पंखे पर दर्ज विकास कौशल थी। ब्रह्मांड में अपने समय के दौरान लिन शेन को अधिक से अधिक महसूस हुआ कि एक जाति के विकास के लिए केवल एक व्यक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, पूरी जाति को शक्तिशाली ब्रह्मांडीय के बीच वास्तव में खड़े होने के लिए मजबूत बनना होगा। नस्लें, अन्यथा मानवता हमेशा शक्तिशाली ब्रह्मांडीय नस्लों के अधीन रहने के अलावा कुछ नहीं होगी, किसी भी क्षण बलि चढ़ाने के लिए तोप का चारा, ठीक वैसे ही जैसे ओयान परिवार, जिसे किसी भी क्षण नष्ट किया जा सकता है। प्रशिक्षक म्यू और अन्य लोगों के लिए विकास कौशल के वे 5 प्रकार शीर्ष स्तर के थे, लेकिन लिन शेन की नज़र में वे सिर्फ साधारण थे, हालांकि मानवता के समग्र स्तर को बढ़ाने के लिए अभी भी कुछ हद तक उपयोगी थे। वेई वुफू से गहराई से प्रभावित लिन शेन कभी कभी मानवता के लिए फायदेमंद चीजें करने के बारे में सोचते थे। बेशक आधार ये था कि यह उसे प्रभावित नहीं करता था। लिन शेन बिना रोक टोक के आसमान में उड़ता रहा। मदर प्लेनेट पर ऐसे बहुत कम जीव थे जो अब उसे धमका सकते थे, सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तियानचिन उतना शानदार नहीं था जितना लिन शेन ने कल्पना की थी, ये बस एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण शहर था। हालांकि तियानचिन के बगल में एक विशाल धातु का महल था, जो जमीन पर फैले किसी प्राचीन क्रूर जानवर जैसा दिख रहा था। तियानचिन निषिद्ध क्षेत्र, सभी आगंतुक कृपया रुकें। प्राचीन शहर की दीवार पर पहरेदारों ने किसी को अपनी ओर उड़ते हुए देखा और जोर से चिल्लाए। लिन शेन जल्दी से नीचे उतरे और शहर की दीवार पर पहरेदारों से कहा, मैं तियान हूँ, वेई वुफू का दोस्त। कृपया मेरा संदेश पहुंचाएं।
अंदर आ जाओ, वेई वुफू ने अंदर से पुकारा, इससे पहले कि ऊपर का पहरेदार जवाब दे पाता। शहर का दरवाज़ा पहले ही खोला जा रहा था। ये देखकर कि वेई वुफू पर एक भी चोट नहीं थी, लिन शेन के दिल से बोझ उतर गया। वेई, क्या हुआ? वेई वुफू का शहर में पीछा करने के बाद लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। एक बार हम वहां पहुंच जाएं, मैं तुम्हें बता दूंगा। वेई वुफू ने लिन शेन को शहर में आगे ले जाते हुए रास्ता दिखाया। लिन शेन ने चारों ओर देखा और त्यानचेंग में काफ़ी लोग थे, हालांकि कई विकलांग थे, उनके हाथ या पैर नहीं थे। उनके दिखने से चोटें बहुत पहले लगी थीं और हाल ही में नहीं लगी थीं। कुछ घरों में कई घायल लोगों का इलाज किया जा रहा था, जिससे त्यानचेंग में एक उदास माहौल बन गया। वेई ने लिन शेन को प्राचीन शहर से होते हुए विशाल धातु की इमारत तक पहुंचाया। करीब से निरीक्षण करने पर धातु की संरचना कई जगहों पर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और कई लोग इसकी मरम्मत पर काम कर रहे थे। धातु की इमारत के अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि यह लगभग सुनसान थी, जिससे अंदर का स्थान काफ़ी छोटा लग रहा था। यह विशाल धातु की संरचना ज़्यादातर ठोस थी। दादाजी, लिन शेन आ गए हैं, वेई वुफू ने महल के अंदर आराम कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति से कहा। लिन शेन, क्या वुफू ने तुम्हें बताया कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वेई चांगकिंग ने लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। भूमिगत अंतरिक्ष में एक बहुत शक्तिशाली निर्वाण प्राणी उभरा है और अब हमारे पास उसे दबाने की शक्ति नहीं है। हमें भूमिगत अंतरिक्ष में जाना चाहिए और अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहिए। यह मिशन मृत्यु की संभावना से भरा है। यदि आप हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं तो कल आप हमारे साथ भूमिगत अंतरिक्ष में जाएंगे। जीवन हम में से प्रत्येक को केवल एक बार दिया जाता है, हमारे माता पिता से एक उपहार, और इसे आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आपके लिए मना करना स्वाभाविक है, इसलिए यदि आप करते हैं तो अभी चले जाएं। मैं जाने के लिए तैयार हूं, लिन शेन ने वेई वुफू की ओर देखने के बाद कहा। वेई वुफू के निमंत्रण का मतलब था कि उसे लिन शेन की मदद की सख्त जरूरत थी और लिन शेन मना नहीं कर सकता था और नहीं करना चाहता था। अच्छा, यह मामला जरूरी है। आराम करो और खुद को तैयार करो, वुफू तुम्हें बताएगा कि क्या जरूरी है और कल तुम हमारे साथ भूमिगत स्थान पर जाओगे, वेई चांगकिंग ने कहा, आगे विस्तार से नहीं बल्कि लिन शेन को आराम करने का निर्देश देते हुए। वेई वुफू ने लिन शेन को टाउनलैंड हॉल से दूर प्राचीन शहर के भीतर एक जीर्ण शीर्ण घर में आराम करने के लिए ले गया। वेई, हमें क्या करने की जरूरत है? बहुत कम समय के साथ लिन शेन को जितना संभव हो उतना समझने की जरूरत थी कि भूमिगत स्थान की स्थिति क्या थी। वेई वुफू ने लिन शेन को स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जो उसकी कल्पना से भी बदतर थी। भूमिगत स्थान से जानवरों का आना जाना लगातार बढ़ रहा था और वेई परिवार के कई निर्वाण प्राणी जांच करने के लिए नीचे गए थे। उन्होंने गर्भ में एक अत्यंत शक्तिशाली निर्वाण प्राणी की खोज की। वेई परिवार के कई निर्वाण प्राणी मुश्किल से बच पाए थे, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल था। अब निर्वाण प्राणी के पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले ही उसमें पहले से ही भयानक शक्तियां थीं। ताकत, अगर इसे पूरी तरह से विकसित होने दिया जाता तो 1000 साल तक वेई परिवार द्वारा संरक्षित त्यानचेन गिर सकता था। इसलिए उन्हें निर्वाण प्राणी को पूरी तरह से बनने से पहले ही मारना पड़ा। जितना अधिक लिन शेन ने वेई वुफू से सुना, उतना ही निर्वाण प्राणी को पोषित करने वाला स्थान निर्वाण भूमि जैसा लगने लगा। अजीब बात है, निर्वाण भूमि का निर्माण ग्रह द्वारा ही किया जाना चाहिए था और भूमिगत स्थान का निर्माण तब हुआ जब एक अंतरिक्षयान भूमिगत गुहा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहां नीचे निर्वाण भूमि होने की संभावना नहीं है, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। लेकिन वेई परिवार के अनुसार भूमिगत गुहा में वास्तव में निर्वाण प्राणियों को जन्म देने की क्षमता है, जो निर्वाण भूमि के समान ही है। यदि अंतरिक्षयान के अंदर मौजूद आदिम अंडे मूल जीवन रूपों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें निर्वाण प्राणियों में बदल सकते हैं, तो वे आदिम अंडे अत्यधिक शक्तिशाली होने चाहिए। लिन शेन कल्पना नहीं कर सकते थे, यदि यह वास्तव में आदिम अंडों का प्रभाव था तो ये अंडे कितने शक्तिशाली होने चाहिए। वेई वुफू ने वेई परिवार की योजना को जारी रखा। उनका कार्य निर्वाण प्राणियों के विनाश में भाग लेना नहीं था, बल्कि उस स्थान को नष्ट करना था जहां निर्वाण प्राणियों का प्रजनन किया जा रहा था। निर्वाण प्राणियों को नष्ट करने के लिए मुख्य बल वेई चांगकिंग और वेई परिवार के अन्य 7 निर्वाण प्राणी होंगे। वेई वुफू सहित अब केवल 13 प्रत्यक्ष वंशज थे। वेई परिवार चला गया, बाकी या तो बच्चे थे जो अभी वयस्क नहीं हुए थे, या वे जो विवाह कर चुके थे। इस बार वेई परिवार अपनी आखिरी ताकत दांव पर लगा रहा था। अगर ऑपरेशन विफल हो जाता या कोई अप्रत्याशित दुर्घटना घट जाती तो त्यानचेंग वेई परिवार अनिवार्य रूप से विलुप्त होने जैसा ही सामना कर रहा था। वे अपने पीछे केवल कुछ महिला सदस्यों और एक गंभीर रूप से घायल निर्वाण प्राणी को छोड़ गए, जो मिशन विफल होने पर वेई परिवार के बच्चों की रक्षा करने और उन्हें त्यानचेंग से दूर ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। कुछ दिनों पहले से ही त्यानचेंग के निवासियों को निकालने का काम शुरू हो चुका था, यहाँ तक कि त्यानचेंग में पले बड़े अनाथ बच्चों को भी धीरे धीरे निकाला जा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि वेई परिवार को इस ऑपरेशन से बहुत उम्मीद नहीं थी, अन्यथा वे पहले से ही निकासी शुरू नहीं करते। क्या आपने अन्य परिवारों से मदद नहीं मांगी? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सूचित किया गया, निकासी करें, वेई वुफू ने कहा। लिन शेन भी असहाय थे। वेई वुफू का मतलब शायद ये था कि वे सूचित करें और खाली करें, ताकि अन्य परिवारों को मातृगृह से खाली करने के लिए तैयार किया जा सके। आगे सोचने पर वेई परिवार के अलावा मातृगृह पर निर्वाण स्तर के कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। आरोही जो भूमिका निभा सकते थे वह वास्तव में सीमित थी। अगर कुछ लोग मदद करने के लिए तैयार भी होते तो उनका प्रभाव न्यूनतम होता। फिर वेई वुफू ने लिन शेन को कुछ दस्तावेज पढ़ने के लिए दिए जो सभी भूमिगत स्थान से संबंधित थे। जितना अधिक लिन शेन पढ़ता उतना ही वह चिंतित होता। यदि वेई परिवार की दृढ़ रक्षा न होती तो अनगिनत निर्वाण प्राणी भूमिगत स्थान से निकल आते और मानवता उनका विरोध करने में सक्षम नहीं होती। लिन शेन की अपनी ताकत उसके पास मौजूद विभिन्न वस्तुओं के साथ मिलकर उसे सामान्य निर्वाण प्राणियों से डरने से रोकती थी। इसके अलावा वेई और फीजाइक फैटिक के साथ वेई परिवार के साथ निर्वाण प्राणियों के साथ सफलता की संभावना अभी भी बहुत अधिक थी। अगले दिन दोपहर को वेई वुफू लिन शेन को फिर से टाउनलैंड हॉल में ले आया और वेई परिवार के साथ निर्वाण प्राणी सभी आ चुके थे। पूरे टाउनलैंड हॉल में उनमें से केवल 9 ही बचे थे। अन्य वेई परिवार के सदस्य निकासी की तैयारी में व्यस्त थे। अगर वे असफल हो जाते तो वे तुरंत तियानचेन को खाली कर देते, जिससे वेई परिवार का आखिरी अग्निबीज सुरक्षित रहता। लिन शेन को आते देख वेई चांग किंग और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। वेई वुफू के निमंत्रण को स्वीकार करके और इस समय आकर वे पहले से ही लिन शेन को अपने में से एक मानते थे। एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो कोई कदम उठाने में जल्दबाजी न करें। जब हम निर्वाण प्राणी को घेर लेंगे तो आप सभी मिलकर निर्वाण प्राणियों को जन्म देने वाली चीज को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर यह संभव नहीं है तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट जाएं। वेई चांग किंग ने लिन शेन से कहा, बच्चे, मैं वुफू को तुम्हारी देखभाल में छोड़ता हूं। सर किंग, मैं वेई के साथ आगे बढ़ूंगा और पीछे हटूंगा, लिन शेन ने जवाब दिया। वेई चांग किंग ने थोड़ा सिर हिलाया और हॉल में अंदर की ओर चलने के लिए मुड़ा। चले जाओ। बिना कुछ और कहे सभी लोग वेई चांग किंग के पीछे पीछे हॉल की गहराई में चले गए। वेई वुफू और लिन शेन पीछे पीछे चल रहे थे। वे शहर की दीवारों से भी मोटे प्रवेश द्वारों से गुजरे। प्रत्येक प्रवेश द्वार को पार करने पर एक पुल गिर जाता था। जब वे टाउनलैंड हॉल के केंद्र में पहुंचे तो लिन शेन की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि पूरा टाउनलैंड हॉल एक गहरे गड्ढे के ऊपर बना हुआ था, जिसने नीचे की जगह के मुख्य निकास को दबा दिया था। आमतौर पर तियानचेन को जिन जानवरों की लहरों का सामना करना पड़ता था वे केवल बेस वेरिएंट जीव थे जो पास की दरारों से रेंगते हुए बाहर निकलते थे। असली बड़े लोगों को वेई परिवार ने यहां दबा दिया था। गड्ढे के अंदर घना अंधेरा था और कोई भी बेस वेरिएंट जीव उसमें से रेंगते हुए बाहर नहीं निकल सकता था। वेई चांग किंग ने आगे बढ़कर गड्ढे में छलांग लगाई। उसके पीछे पीछे 6 अन्य निर्वाण प्राणी भी थे, हर एक के बाद एक कूद रहा था। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और एक साथ गड्ढे में कूद गए। लिन शेन ने अपनी उड़ान क्षमता का उपयोग नहीं किया, अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से गिरने दिया। उसने कल के संसाधनों के बीच भूमिगत स्थान में प्रवेश करने और बाहर निकलने के तरीके देखे थे। उसका शरीर अंधेरे में डूबता जा रहा था। वह था काला छेद अथाह लग रहा था, मानो वह नरक की खाई में गिर रहा हो। जैसे ही लिन शेन ने सोचा कि वह अंतहीन रूप से खाई में गिरता रहेगा, अचानक उसकी आंखों के सामने एक रोशनी दिखाई दी और फिर उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसके शरीर को तेज गति से नीचे खींच रही है। सभी ने रस्सियों से जुड़े अपने पंजे के हुक फेंके, उन्हें पास की पत्थर की दीवारों पर सुरक्षित किया। लिन शेन ने भी ऐसा ही किया, अपने शरीर को स्थिर किया और जैसे ही उसने नीचे देखा उसने तुरंत एक ऐसा नज़ारा देखा जो आश्चर्यजनक था। हालांकि उसने डेटा में भूमिगत स्थान के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना अभी भी चौंका देने वाला था। उनके मातृगृह की गहराई एक स्वतंत्र दुनिया की तरह थी, जहां तक आंखें देख सकती थीं। पहाड़ और नदियां, जंगल और झीलें फैली हुई थीं। भूमिगत दुनिया का आकाश एक विशाल पत्थर की छत थी, सिवाय इसके कि यह साधारण चट्टान नहीं थी बल्कि एक प्रकार का चमकता हुआ क्रिस्टल जेड था। क्रिस्टल जेड जैसे आसमान में अनगिनत फ्लोरोसेंट लाइटें टिमटिमा रही थीं। दूरी पर पत्थर की छत से जमीन तक फैले हुए विशाल क्रिस्टल पर्वत थे, जो किंवदंतियों के माउंट बुजोऊ से मिलते जुलते थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा देते थे और पूरे भूमिगत स्थान को बनाए रखते थे। वे स्काई वॉल्ट के ऊपर लटके हुए थे, एक अजीब अंतरिक्ष यान के ठीक ऊपर, जो 2 हिस्सों में टूट गया था और एक नदी में समा गया था। उस अंतरिक्ष यान का आधा हिस्सा ही 3 या 4 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था और उसका टूटा हुआ सिरा कमल की जड़ जैसा दिख रहा था, जिसमें कई अनियमित छेद थे जो एक छत्ते के क्रॉस सेक्शन जैसा था। अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नीले क्रिस्टल की तरह उकेरा गया था, जिसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी थी और इसके केंद्र से निकलने वाली नीली रोशनी ने चारों ओर एक भूतिया नीले रंग में नहाया हुआ था।
नदी का पानी भी नीला था, अंतरिक्ष यान से परावर्तन के कारण नहीं बल्कि किसी चीज से दूषित होने के कारण, नीलम जैसा रंग। तेज सक्शन ने उनके शरीर को खींचा, उन्हें नीचे की ओर खींचा। वेई परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिनशेन के लिए अज्ञात सामग्रियों से बनी रस्सियां चरमरा रही थीं, मानो वे किसी भी क्षण टूट सकती हैं। इससे पहले कि लिनशेन करीब से देख पाते, जीवों का एक झुंड हवा में उनकी ओर उड़ रहा था। वे जीव चमगादड़ जैसे पंखों वाले केचुओं जैसे दिख रहे थे, अजगर जितने बड़े, उनके शरीर नीले जैद से उकेरे गए लग रहे थे, और उनके गोलाकार मुंह में नुकीले दांतों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी। हम नीचे जाते हैं, वेई चांगकिंग ने आदेश दिया। उसके हाथ में एक बैंगनी फीनिक्स प्लम चाकू दिखाई दिया। उसने लापरवाही से एक वार किया, और बैंगनी ब्लेड क्यूई का एक झोंका जम गया, जिसने तुरंत बड़ी संख्या में क्रिस्टल आधारित जीवों को मार डाला। अन्य निर्वाण प्राणियों ने भी अपने जीवन आधारों को बुलाया, क्रिस्टल आधारित जीवों का वध किया जो निडरता से उन पर झपट पड़े। लिनशेन ने अपने हाथ में ईविल घोस्ट ब्लेड पकड़ लिया और रस्सी की मदद से तेजी से नीचे खिसकते हुए जाल से फिसलने वाले कुछ जीवों को मार डाला। भूमिगत स्थान में वास्तव में उड़ान प्रतिबंध था, न तो उड़ान क्षमताएं और न ही जीवन आधार उड़ान भर सकते थे। केवल पंख वाले जीव या इसी तरह के जीव ही उड़ने की अपनी शारीरिक क्षमता पर भरोसा करके ऊपर चढ़ सकते थे। स्काईवॉल से उल्टे लटके जीवों ने अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे गोता लगाया। उनमें से पहले से ही आरोही जीव दिखाई देने लगे थे। वेई चांगकिंग और उनके 6 साथी बैंगनी आभा से भरे हुए थे, जिसकी धारियां आकाश को चीरती हुई, जीवों को मारती हुई, उन्हें पर्वत श्रृंखलाओं की ओर गिरने के लिए मजबूर करती हुई। लिनशेन को आश्चर्य हुआ कि वेई परिवार के सभी निर्वाण प्राणियों के पास फीनिक्स प्लम चाकू के रूप में जीवन आधार क्यों थे, आकार में केवल मामूली भिन्नता के साथ। वेई के जीवन आधार ने फीनिक्स प्लम चाकू का रूप क्यों नहीं लिया, दूर से भी नहीं, बल्कि इसके बजाय एक सफ़ेद वस्त्र था। ये देखते हुए कि वे सभी बैंगनी क्यों फीनिक्स मंत्र की साधना करते थे, उनके जीवन आधारों में इतना अंतर नहीं होना चाहिए था। भले ही वेई का जीवन आधार फीनिक्स प्लम चाकू न हो, लेकिन कम से कम ये तलवार जैसा कोई हथियार तो होना चाहिए था। वेई चांगकिंग और अन्य लोगों की सुरक्षा में लिनशेन और वेई वुफू बड़ी नदी के किनारे एक पर्वत शिखर पर उतरे। इससे पहले कि लिनशेन चारों ओर अच्छी तरह से देख पाता, उसने देखा कि पहाड़ के नीचे बेस वेरिएंट जीवों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये बेस वेरिएंट जीव टिड्डियों जैसे अजीब आकार के, भूतिया नीले रंग में चमकते थे और बाघों जितने बड़े थे। इससे पहले कि लिनशेन कुछ कर पाता, फीनिक्स की चीख सुनाई दी। बैंगनी ब्लेड क्यूई का एक वार एक उड़ते हुए बैंगनी फीनिक्स में बदल गया, जो नीचे की ओर घूमता हुआ सभी बेस वेरिएंट प्राणियों को नष्ट कर रहा था। वेई शॉचेंग नामक एक निर्वाण प्राणी रस्सी से नीचे फिसला और लिनशेन और उनकी कंपनी के ठीक बगल में उतरा। उसने अपने फीनिक्स प्लम चाकू को एक व्यापक गति में चलाया, और ब्लेड क्यूई के एक भयानक प्रदर्शन के साथ, उसने एक पल में बेस वेरिएंट प्राणियों से भरे आधे छोटे पहाड़ को काट डाला। कटा हुआ पहाड़ नीचे गिर गया, जिससे जमीन लगातार हिलने लगी और थरथराने लगी, और गड़गड़ाहट की आवाज़ लगातार जारी रही। लिनशेन ने आश्चर्य से देखा, वेई परिवार के निर्वाण प्राणी इतने शक्तिशाली हैं, उनकी ताकत येया के बराबर लगती है। लिनशेन ने शुरू में सोचा था कि वेई परिवार के निर्वाण प्राणियों ने ग्रह पर निर्वाण प्राप्त करने के बाद लघु निर्वाण का मार्ग चुना है और वे विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं होंगे। लेकिन इस एक वार की शक्ति स्पष्ट रूप से कोई मामूली बात नहीं थी। इस ब्लेड की शक्ति ने तुरंत आसपास के बेस वेरिएंट प्राणियों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया और कुछ ही समय में उस क्षेत्र को साफ कर दिया। वेई चांगकिंग और अन्य लोग भी रस्सी से नीचे फिसल गए। आकाश में मौजूद प्राणियों ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि तिजोरी के शीर्ष पर वापस उड़ गए और उस पर बैठ गए। ऊपर टिमटिमाती रोशनी उनके शरीर से निकलने वाली चमक थी। क्या ये दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान है? क्या अंदर कुछ बचा है? लिनशेन ने पास में मौजूद वेई वुफू से पूछा। वेई शाओचेंग को पता था कि वेई वुफू को बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए उसने खुद ही कहा, यह अंतरिक्ष यान एक विशेष सामग्री से बना है जिसे हमारी निर्वाण स्तर की ताकत भी मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकती है। रक्तवाहिकाओं जैसे दिखने वाले छिद्रों से एक नीला तरल पदार्थ लगातार रिसता रहता है, जो संपर्क में आने पर शरीर को बदल देता है और उसमें प्रवेश करना मुश्किल बना देता है। लिनशेन को केवल डेटा से पता था कि अंतरिक्ष यान भूमिगत अंतरिक्ष में संक्रमण का स्रोत था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंतरिक्ष यान खुद इतना लचीला होगा। इतना लचीला अंतरिक्ष यान इतना गंभीर नुकसान कैसे झेल सकता है? उस समय वास्तव में क्या हुआ था? लिनशेन ने सोचा। कोई नहीं जानता कि उस समय क्या हुआ था। अगर हम अंतरिक्ष यान के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर पाते तो हमें कुछ सुराग मिल सकते थे, वेई शाओचेंग ने कहा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुका। अंतरिक्ष यान 2 टुकड़ों में टूट गया और दुर्घटना के दौरान बहुत सी चीजें बाहर गिर गईं, जिससे पूरे भूमिगत अंतरिक्ष में संक्रमण के स्रोत बन गए, जिसमें प्राइमवल अंडे वाले अंतरिक्ष कैप्सूल भी शामिल थे। यह नदी विशेष रूप से बहुत अधिक संक्रमित है, यह आरोही जीवों से भरी हुई है। हमें उन्हें हर बार साफ करना पड़ता है। आखिरी सफाई 3 महीने पहले हुई थी और अब शायद वहां अनगिनत आरोही जीव हैं। इस बार हमारा मिशन वे नहीं है, बड़ी नदी के पास न जाएं।
ठीक है, लिन शेन ने वेई चांग किंग और अन्य लोगों का पीछा किया जब वे निकल पड़े। भूमिगत स्थान हर जगह पहाड़ों से भरा हुआ था और चूंकि वे उड़ नहीं सकते थे इसलिए वे केवल पहाड़ी इलाके में चल सकते थे। भूमिगत स्थान में बेस वेरिएंट जीव बहुत अधिक थे, लगभग हर जगह उनके समूह थे और आरोही जीव अक्सर दिखाई देते थे। सौभाग्य से वेई चांग किंग जैसे निर्वाण प्राणियों की ताकत बहुत अधिक थी, जो आरोही जीवों को ऐसे काट रहे थे जैसे वे मुर्गियों को काट रहे हों। वेई परिवार की ब्लेड तकनीक को 2 शब्दों में वर्णित किया गया था, दबंग। लिन शेन ने पहले सोचा था कि वेई वुफू पहले से ही बहुत दबंग है, लेकिन वेई शॉचेंग और अन्य की तुलना में वेई वुफू बहुत कोमल लग रहा था। यहाँ रुको और प्रतीक्षा करो, आगे एक निर्वाण प्राणी घोंसला बना रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमें किसी भी आश्चर्य से बचने के लिए इसे खत्म करना होगा, वेई चांग किंग ने कहा, समूह के पहुंचने पर एक घाटी से बहते पानी को देखते हुए। जब वह बोल रहा था, वेई शाओचेंग पहले से ही घाटी की तरफ भाग रहा था और उसमें मौजूद नीले पानी की धारा की ओर एक बैंगनी ब्लेड क्यूई को छोड़ रहा था। ब्लेड क्यूई ने पानी के प्रवाह को 2 भागों में विभाजित कर दिया, फिर एक धमाके के साथ यह एक विशाल बैंगनी पंजे से चकनाचूर हो गया। पानी के नीचे से एक बैंगनी आकृति फूट पड़ी, चट्टान की तरफ छलांग लगाते हुए उसके पंजे चट्टानों को जकड़ रहे थे। नीली आंखों से भरा सिर जो लाइट बल्ब की तरह चमक रहा था, वेई शाओचेंग पर स्थिर था। लिन शेन ने प्राणी को स्पष्ट रूप से देखा और थोड़ा चौंका। ये चीज उल्लेखनीय रूप से ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के समान थी, जिसका सामना लिन शेन ने पहले किया था, सिवाय इसके कि उसका शरीर क्रिस्टल ब्लू था और उसकी मशरूम कैप पर कई विचित्र नीली आंखें थीं। ये संभवतः वही नहीं हो सकता प्रजाति, क्या ये हो सकता है? लिन शेन ने संदेह से सोचा। निर्वाण प्राणी के पंजों ने बल लगाया, चट्टानों को चकनाचूर कर दिया और एक पल में उसका रूप गायब हो गया, जैसे कि टेलीपोर्टेशन में सक्षम हो। धमाका, वेई शॉचेंग की आकृति भी गायब हो गई। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ों के बीच बैंगनी और नीले रंग की छटाएं लगातार टकरा रही थीं। भयानक शॉकवेव ने आसपास की चट्टानों को टुकड़ों में तोड़ दिया। एक पल के बाद किसी चीज के टूटने की तीखी आवाज आई। बैंगनी और नीले रंग की तेज गति से चलने वाली छटाएं रुक गईं, क्योंकि वेई शॉचेंग ने अपने चाकू पर लगे नीले तरल को उड़ा दिया। उसके सामने निर्वाण प्राणी का सिर उसके शरीर से अलग हो गया था। बहुत शक्तिशाली, लिन शेन ने खुद से कहा। वेई शॉचेंग की शक्ति को देखते हुए डूबने जैसा एहसास हुआ। वेई परिवार के निर्वाण प्राणियों में वेई शॉचेंग सबसे दुर्जय नहीं था, लेकिन फिर भी वह इतना शक्तिशाली था, उसकी ताकत ये या से बहुत पीछे नहीं थी। इतना दुर्जय निर्वाण प्राणी, जब उनमें से कई ने एक निर्वाण प्राणी पर हमला करने के लिए टीम बनाई जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, तो वह ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका और यहाँ तक कि चोट भी लगी। आखिर वह निर्वाण प्राणी कितना शक्तिशाली था? लिन शेन को चिंता होने लगी थी। रास्ते में वेई परिवार के साथों ने विभिन्न प्राणियों को खत्म कर दिया और कई निर्वाण प्राणियों को मारने के लिए चक्कर भी लगाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई अन्य निर्वाण प्राणी उस पर उनकी घेराबंदी में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आएगा। भूमिगत स्थान में निर्वाण प्राणियों की संख्या लिन शेन की अपेक्षाओं से अधिक थी। यदि ये निर्वाण प्राणी टाउनलैंड हॉल पर एक साथ हमला करते तो यह अकल्पनीय था कि अगर वेई परिवार गिर जाता तो मातृग्रह पर और कौन टिक सकता था। भूमिगत स्थान विशाल और असीम था। वेई चांग किंग और अन्य लोग केवल आसपास के निर्वाण जीवों को ही खत्म कर पाए, जबकि उन्होंने बहुत सारा निर्वाण द्रव और निर्वाण स्तर के कुछ आत्मा आधार भी एकत्र किए। हालांकि उन्होंने उन आत्मा आधारों का खुद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुख्य रूप से अपने जीवन आधारों से ही लड़ाई की। कई दिनों की लड़ाई के बाद आसपास के निर्वाण जीवों को ज्यादातर खत्म कर दिया गया था। लिन शेन को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि ये सभी निर्वाण जीव लगभग ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की तरह दिख रहे थे, बिना किसी अन्य निर्वाण जीवों की प्रजाति के। भूमिगत स्थान में कई प्रकार के बेस वेरिएंट और आरोही जीव थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि केवल एक ही प्रकार का निर्वाण जीव है, जिसने लिन शेन को हैरान कर दिया। लिन शेन और वेई वुफू पीछे पीछे चले, जिसका मूल रूप से मतलब था युद्ध के मैदान को साफ करना और भविष्य में उपयोग के लिए विभिन्न स्पिरिट बेस और तरल पदार्थ इकट्ठा करना। भूमिगत अंतरिक्ष में उत्परिवर्तन दर काफी अधिक थी, हालांकि रियल्म किंग ग्रह की तरह अतिरंजित नहीं थी। यह अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, यहाँ तक कि विशाल रिंग स्टार में भी इतनी अधिक उत्परिवर्तन दर नहीं थी। वेई चांग किंग ने उन्हें कार्य योजना में देरी किए बिना जो कुछ भी उपयोगी मिला उसे चुनने और रखने, यदि संभव हो तो ले जाने, और जो नहीं लिया जा सकता था उसे अलग रखने की अनुमति दी। आसपास के निर्वाण जीव जो पाए जा सकते थे सभी को हटा दिया गया था और कई निर्वाण प्राणियों ने फिर से खोज की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई निर्वाण जीव आसपास दिखाई न दे, इससे पहले कि वे निर्वाण जीवों को पोषित करने वाले स्थान की ओर बढ़ें। उनके उस स्थान पर पहुंचने से पहले वेई चांग किंग ने सभी को पूरी तरह से तैयार रहने की सलाह दी थी। लिन शेन ने सेलेस्टियल नंबर 7 बैटल सूट निकाला और उसे पहना, फिर अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए कारपेस को बुलाया, सीधे सुपर बेस फॉर्म में प्रवेश किया। उसकी कमर के एक तरफ तानाशाह की पालतू बंदूक लटकी हुई थी, दूसरी तरफ स्क्रैप तलवार, और उसके हाथों में उसने इनहेरिटेंस फैन पकड़ रखा था।
अगर वेई परिवार के साथ निर्वाण प्राणी इतने शक्तिशाली थे फिर भी उस निर्वाण प्राणी से इतने सावधान थे तो लिन शेन ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वेई, इसे आजमाओ और देखो कि क्या तुम इसकी आदत डाल सकते हो, लिन शेन ने कहा, वेई को सफ़ेद लबादा पहने हुए लेकिन हाथ में कोई हथियार नहीं देखकर, और उसे ईविल घोस्ट ब्लेड फेंक दिया। वेई वुफू ने ईविल घोस्ट ब्लेड को पकड़ा, इसे आजमाया और सिर हिलाया, ये काम करता है। सभी के तैयार होने के बाद वे वेई चांगकिंग के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। कई पहाड़ों को पार करने के बाद लिन शेन ने आगे की चोटियों के बीच एक विशाल लॉक दिखाई दिया। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि लॉक कितना बड़ा था। ये दो पर्वत चोटियों के बीच फंसा हुआ था, जैसे उन्हें जोड़ने वाला एक लंबा पुल हो। लॉक पूरी तरह से बर्फीले नीले रंग का था, मानो नीले जेड से बना हो। इसे जेड कॉलम के बजाय लॉक कहा जाता था क्योंकि लॉक के एक तरफ एक अकेली छोटी टहनी थी जिस पर कुछ पत्तियां थीं। पत्तियां पन्ना और पारदर्शी थीं, यहाँ तक कि शीर्ष श्रेणी के नीले जेड से भी अधिक, दो शरहित नीले क्रिस्टल के समान। उस लॉक के नीचे एक शटल के आकार का काला बग सैक लटका हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग 13 से 14 मीटर थी और इसका व्यास सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 3 मीटर था। काले बग सैक के नीचे एक छेद था जिसमें एक प्राणी का आधा शरीर बाहर निकला हुआ था, जो उसके नीचे उल्टा लटका हुआ था। वह प्राणी और भी विचित्र था। थैली के बाहर उसका नंगा ऊपरी शरीर एक बहुत ही मांसल मानव जैसा दिखता था, जिसके हाथ और भुजाएं मानव शरीर से अलग नहीं थीं। लेकिन उसका सिर मानव से अलग था। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ खासियतें थीं, लेकिन उसके बाल नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि उसने नीले रंग का स्टील का हेलमेट पहना हुआ है। करीब से देखने पर पता चला कि यह हेलमेट नहीं था, बल्कि उसके सिर पर एक नीला कारापेस उग रहा था। कारापेस के ऊपर घोंघे के एंटीना जैसा दिखने वाला एक जोड़ा एंटीना था, जो स्पष्ट रूप से कारापेस से ही उगा था। हालांकि उसका चेहरा इंसान जैसा ही लग रहा था, यहाँ तक कि बहुत ही कोणीय भी। हेलमेट जैसा कारापेस और मांसल एंटीना की एक जोड़ी, साथ ही उस पर पारदर्शी बलगम की एक परत की मौजूदगी ने बहुत ही बेचैन करने वाला एहसास दिया। वह बग सैक के नीचे उल्टा लटका हुआ था, उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था, हाथ नीचे लटक रहे थे और प्रत्येक ने अपने लटकते हाथों में बड़े आकार के भेड़िए के दांतों जैसी कोई चीज़ पकड़ी हुई थी। जैसे कि समूह के आने का आभास होने पर जिस प्राणी की आंखें बंद थीं, उसने अचानक उन्हें खोल दिया, जिससे उसकी आंखें मक्खी की मिश्रित आंखों जैसी दिखाई देने लगीं। आंखें विशेष रूप से बड़ी थीं और काले क्रिस्टल से बनी थीं, जिसके अंदर छत्ते जैसी षटकोणीय संरचना थी। प्रत्येक आंख एक छोटी सी थी, संभवतः संख्या में हजारों की संख्या में। वेई चांगकिंग से किसी भी संकेत के बिना लिन शेन ने यह भी अनुमान लगाया कि यह विचित्र प्राणी वही होना चाहिए जिसे वे निर्वाण प्राणी कहते हैं। लिन शेन ने चारों ओर देखा, लेकिन निर्वाण भूमि की कोई विशेषता नहीं देखी, सिवाय दो पर्वत चोटियों के बीच में फंसे विशाल बर्फ नीले गोल लॉक के, जो मूल रूप से पूरी तरह से गोल था। उस अजीब निर्वाण प्राणी का पालन पोषण गोल लॉक से हुआ होगा। लिन शेन ने गोल लॉक की जांच की क्योंकि बग सैक का एक छोर लॉक के पास था, दूसरे छोर से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर। लिन शेन और वेई का काम दो चोटियों के बीच फंसे गोल लॉक को नीचे लाने की कोशिश करना था, जबकि वेई चांगकिंग और अन्य ने विचित्र प्राणी को घेर लिया था। वेई परिवार के अनुमान के अनुसार दो पहाड़ों के बीच पड़ा गोल लॉक विचित्र प्राणी के पोषण के लिए पहाड़ों से कुछ ऊर्जा खींच रहा था। अगर वे गोल लॉक को नीचे ला सकते हैं और प्राणी की ऊर्जा आपूर्ति को काट सकते हैं, तो विचित्र प्राणी का पूरी तरह से पोषण और उभरना इतना आसान नहीं होगा। ऊर्जा के स्रोत के बिना प्राणी की क्षमताएं काफ़ी कम हो सकती हैं। विचित्र प्राणी ने उन्हें ठंडे दिमाग से देखा लेकिन कोई हरकत नहीं की। वेई चांगकिंग के एक ठंडे आदेश के साथ वेई परिवार के साथ निर्वाण प्राणी दो समूहों में विभाजित हो गए और दो चोटियों पर चढ़ गए। एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 4। वे गोल लॉक के पार उस अजीब प्राणी के स्थान की ओर भागे और इतनी तेजी से छवियां छोड़ते हुए आगे बढ़े कि वे जब आगे बढ़े तो वे दिखाई दिए। उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने ब्लेड क्यूई को एक भयंकर हमले में छोड़ दिया, जिसमें बैंगनी ब्लेड क्यूई की लहरें जो पहाड़ों और नदियों को काट सकती थीं, विचित्र प्राणी की ओर बढ़ते हुए आपस में जुड़े हुए बैंगनी क्यूई फीनिक्स में बदल गईं। लिन शेन ने पहले ही वेई परिवार के फीनिक्स स्लेइंग इमोर्टल स्वॉर्ड स्किल को देखा था, जो कि पर्पल प्रोफाउंड क्यूई से बड़ा हुआ था, जो पहाड़ों को काटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। आमने सामने की स्थिति में यह भी वेई परिवार के निर्वाण गुणों और फीनिक्स स्लेइंग इमोर्टल स्वॉर्ड स्किल से संपन्न निर्वाण प्राणी को दबाने में सक्षम नहीं हो सकता। पर्पल प्रोफाउंड क्यूई द्वारा वहन किए गए गुण ने उनके आसपास के गुण, कौशल की शक्ति और सहनशक्ति को बहुत बढ़ा दिया और पर्पल प्रोफाउंड क्यूई ने एक दुष्ट शुद्धिकरण प्रभाव के साथ हमला किया। इस तथाकथित बुराई शुद्धिकरण प्रभाव का वास्तव में मतलब था अधिक विनाशकारी शक्ति, जो विभिन्न गुणों के विरुद्ध प्रभावी रूप से कार्य करती है। संक्षेप में, वेई परिवार द्वारा विकसित बैंगनी गहन क्यूई एक अत्यधिक व्यापक और प्रमुख निर्वाण गुण था। निर्वाण के जितने अधिक बार, स्वयं में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है। शुरू में इसकी तुलना एकल निर्वाण गुण वाले लोगों से नहीं की जा सकती है,
लेकिन कई निर्वाणों के बाद बैंगनी गहन क्यूई के लाभ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे, जो पारंपरिक एकल निर्वाण गुणों की शक्ति से कहीं अधिक होंगे। दुर्भाग्य से उनके ग्रह पर ऐसे बहुत से खजाने नहीं थे जो निर्वाण के भौतिक प्रभाव को दबा सके, इसलिए वे परिवार के सदस्य केवल अपनी इच्छाशक्ति और पीढ़ियों से विकसित कुछ गुप्त तकनीकों पर भरोसा कर सकते थे ताकि उनके शरीर पर कई निर्वाणों के प्रभावों का प्रतिकार किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में वे परिवार के सदस्य आमतौर पर 7 बार निर्वाण पूरा करते थे, और यदि वे 8वां प्रयास करते तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन्हें मानसिक समस्याएं होंगी या वे मानवता से रहित निर्वाण प्राणी बन जाएंगे। वेई परिवार के जीवित निर्वाण प्राणियों में से केवल वेई चांग किंग ने 7 निर्वाण पार किए थे और आश्चर्यजनक रूप से 9 निर्वाण प्राप्त किए थे। 6 जिन्होंने 7 बार निर्वाण प्राप्त किया था और 1 जिसने 9 बार निर्वाण प्राप्त किया था, ने विचित्र प्राणी पर अपने फीनिक्स स्लेइंग अमर तलवार कौशल का प्रयोग किया। फीनिक्स ब्लेड क्यूई की 7 धाराओं ने विचित्र प्राणी पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और प्राणी ने कठोर भाव के साथ अपनी लटकती भुजाओं को हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही 7 फीनिक्स ब्लेड क्यूई विचित्र प्राणी पर अलग अलग दिशाओं से वार करने वाले थे, प्राणी ने अचानक अपने हाथ उठाए, भेड़िए के दांतों जैसी कोई चीज लेकर, और उन्हें तेजी से घुमाया। 7 फीनिक्स ब्लेड क्यूई अचानक हवा में ही फट गए, मानो वे दबंग और बेजोड़ पर्पल क्यूई फीनिक्स न हो, बल्कि फीनिक्स के सिर्फ कागज के चित्र हों। लिन शेन ने चौंक कर देखा। पर्पल प्रोफाउंड क्यूई का प्रभुत्व फीनिक्स तलवार कौशल के साथ संयुक्त रूप से पहले ही देखा जा चुका था, फिर भी विचित्र प्राणी द्वारा इसे आसानी से फाड़ते हुए देखना आश्चर्यजनक से कम नहीं था। चलो चलते हैं, वेई वुफू ने एक पहाड़ की ओर बढ़ते हुए कहा। लिन शेन ने वेई वुफू के साथ पहाड़ पर चढ़ते हुए उनके पीछे पीछे करीब से पीछा किया। समय समय पर आकाश में बैंगनी प्रकाश की चमक देखी जा सकती थी, क्योंकि फीनिक्स तलवार कौशल के हमले विचित्र प्राणी की ओर सभी दिशाओं से बढ़ रहे थे, आकाश को फीनिक्स ब्लेड क्यूई से भर रहे थे। फिर भी जैसे ही ब्लेड क्यूई विचित्र प्राणी के पास पहुंचे, वे उसके हाथों में मौजूद अजीब नुकीले दांतों से टुकड़े टुकड़े हो गए, धूल की तरह बिखर गए। ऐसे शक्तिशाली ब्लेड क्यूई बिना किसी हलचल के फट गए। जितना अधिक लिन शेन ने देखा, उतना ही वह चिंतित हो गया। लॉग के नीचे उल्टा लटका हुआ विचित्र प्राणी अपने हाथों में मौजूद अजीब नुकीले दांतों को आगे पीछे घुमाता रहा, जिससे पीछे की ओर निशानियां बनती रहीं, लगभग 1000 भुजाओं वाले गुवानिन की तरह। ये वेई चांग किंग और अन्य लोगों द्वारा लगातार छोड़े गए सभी ब्लेड क्यूई को फाड़ने में कामयाब रहा, जिससे प्राणी के शरीर को छूने वाला एक भी ब्लेड क्यूई नहीं बचा। लिन शेन को पता था कि देखना व्यर्थ था और वह अपनी पूरी ताकत से शिखर की ओर बढ़ा। दोनों पहाड़ की चोटी के पास एक जगह पर पहुंचे और सिलेंडर और पहाड़ के चौराहे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। 3 मीटर से ज्यादा व्यास वाला विशाल सिलेंडर चट्टान में धंसा हुआ था, जहां से एक जांग से भी मोटी कई जड़ें निकली और पत्थर में गहराई तक धंसी हुई थीं। सैकड़ों जड़ों के भीतर से चमकने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ उनका उपयोग करके बड़े सिलेंडर में ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था। ये देखकर लिन शेन को समझ में आया कि वेई परिवार क्यों मानता था कि सिलेंडर पहाड़ के अंदर से ऊर्जा खींचकर विचित्र प्राणी तक पहुंचा रहा था। वेई वुफू ने दोनों हाथों से इविल घोस्ट ब्लेड को पकड़ लिया, इसकी शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और जड़ों में से एक पर जोर से वार किया। खटखट, जेड पर धातु के प्रहार की एक तीखी आवाज सुनाई दी और इविल घोस्ट ब्लेड को पीछे धकेल दिया गया, जिससे वेई वुफू अपना संतुलन खो बैठा और पूरी ताकत से प्रहार की शक्ति को खत्म करने से पहले कई कदम पीछे हट गया। ये जड़ें बहुत कठोर हैं, चलो चट्टान में खुदाई करने की कोशिश करते हैं, लिन शेन ने सुझाव दिया और अपने इनहेरिटेंस फैन को एक लाइट स्वॉर्ड में बदल दिया, इसे जड़ के बगल में चट्टान की ओर बढ़ाया। उसके जोर में एक साधारण 10वें मोड़ के आरोही की ताकत से अधिक ताकत थी, लेकिन जैसे ही लाइट स्वॉर्ड ने चट्टान को छुआ, पंखदार ब्लेड से केंद्रित प्रकाश बिखर गया, जिससे केवल इनहेरिटेंस फैन से बना मूठ ही बचा। ये चट्टान इतनी कठोर कैसे हो सकती है? लिन शेन को तुरंत एहसास हुआ कि वेई परिवार ने पहाड़ को विभाजित करने और सिलेंडर को हटाने के लिए एक निर्वाण प्राणी को क्यों नहीं भेजा। ये संभव था कि उन निर्वाण प्राणियों को भी पहाड़ की कठोरता को तोड़ना मुश्किल लगे। इस पहाड़ में कुछ गड़बड़ है, लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए टिप्पणी की। एक साथ समस्या का समाधान, वेई वुफू ने कहा, जैसे ही उसने अपने सफ़ेद वस्त्र की क्षमताओं को सक्रिय करना शुरू किया, सिलेंडर की जड़ों की कठोरता और लचीलेपन को कमज़ोर करने की कोशिश की। ये देखकर लिन शेन ने भी अपना फोल्डिंग फैन खोला और रहस्यमय प्रकाश पैटर्न पंखे की सतह से उड़कर जड़ों पर उतरे। जबकि उनके फैन डांस स्पिन का छठा मूव आमतौर पर जीवित प्राणियों पर काम करता था, लिन शेन को यकीन नहीं था कि इसका इस सिलेंडर जैसी किसी चीज़ पर कोई असर होगा या नहीं, या यह निर्जीव वस्तुओं या पौधों पर भी काम कर सकता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। सौभाग्य से रहस्यमय प्रकाश पैटर्न ने निराश नहीं किया, जड़ों पर खुद को ब्रांड किया। वेई वुफू ने दोनों हाथों से इविल घोस्ट ब्लेड को पकड़ लिया और उसी जड़ पर फिर से और भी अधिक बल के साथ प्रहार किया। केवल एक दबी हुई खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, क्योंकि इविल घोस्ट ब्लेड ने पेड़ की जड़ पर एक उथला निशान छोड़ा। ये काम कर सकता है,
लिन शेन ने कहा, ये देखकर बहुत खुश हुआ और एक बार फिर इनहेरिटेंस फैन को उसके लाइट स्वॉर्ड रूप में बदल दिया और दूसरे पेड़ की जड़ पर वार किया। वास्तव में रहस्यमय लाइट पैटर्न से चिन्हित पेड़ की जड़ पर लाइट स्वॉर्ड से एक उथला कट लगा था। दोनों पुरुषों ने एक एक पेड़ की जड़ पर जमकर वार किया, धीरे धीरे कट को गहरा किया, लेकिन इन जड़ों की मोटाई को देखते हुए एक को पूरी तरह से काटने में शायद 10 मिनट लगेंगे। सिर्फ एक जड़ को काटना बहुत मेहनत का काम है और लॉग पर कम से कम सैकड़ों जड़ें हैं। इसमें हमेशा के लिए समय लग सकता है। लिन शेन के दिमाग में एक विचार आया और उसने म्यूटेटेड ज़ैड एक्सक्विजिट को बाहर निकाला और उसे सप्रेसिंग माउंटेन्स एंड रिवर स्किल का उपयोग करने का आदेश दिया। म्यूटेटेड ज़ैड सील लिन शेन के सामने प्रकट हुई, जिसमें एक अजीब उतार चढ़ाव था। जैसे जैसे लहरें लहराती गईं, वह पेड़ की जड़ को छूती गईं और जल्द ही जड़ पर एक दमनकारी पर्वत और नदी की सील दिखाई दी। जब वेई वुफू ने फिर से वार किया तो पेड़ की जड़ पर घाव स्पष्ट रूप से बहुत अधिक चौड़ा हो गया। ये वास्तव में प्रभावी है। लिन शेन बहुत रोमांचित थे। जैसे ही वह अपनी जड़ पर लाइट स्वॉर्ड का उपयोग करने वाला था, उसे एक विचार सूझा। उसने इनहेरिटेंस फैन को उसकी सामान्य स्थिति में लौटा दिया, उसे अपनी कमर पर क्लिप किया और फिर स्क्रैप स्वॉर्ड निकाला। इसे जड़ पर पहले से किए गए कट के खिलाफ रखते हुए उसने आगे पीछे आरी चलाना शुरू कर दिया। केवल इसे आजमाना चाहते हुए लिन शेन ये जानकर आश्चर्यचकित हुए कि यह विधि वास्तव में प्रभावी थी। उन्होंने स्क्रैप स्वॉर्ड से आरी चलाई, वास्तव में वेई वुफू की काटने की तुलना में तेज। केवल 2 या 3 मिनट में लिन शेन ने एक जड़ को काट दिया था, जबकि वेई वुफू अभी भी अपनी जड़ को काटने का काम कर रहा था। हालांकि जड़ के भीतर चमकती हुई प्रतिदीप्ति देखी जा सकती थी, लेकिन एक बार जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ भी नहीं था। कोई तरल पदार्थ बाहर नहीं आया और कोई प्रकाश बह नहीं रहा था। पूरी जड़ ठोस थी। मानो इस तरफ अपनी जड़ को नुकसान पहुंचाते हुए विचित्र प्राणी ने अचानक एक अजीब चीख निकाली, जैसे किसी दुर्भावनापूर्ण आत्मा की चीख। जैसे ही विचित्र प्राणी गुस्से में आया, उसने हवा में अपने अजीब नुकीले दांत से लिन शेन और वेई वुफू की ओर क्रूरतापूर्वक पंजे मारे। ताकत की अदृश्य शक्ति एक भेदी ध्वनि बूम के साथ लिन शेन और वेई वुफू की ओर तेजी से बढ़ी। वेई चांगकिंग के हाथों में फीनिक्स प्लम चाकू के समान शैली का एक बैंगनी छोटा चाकू दिखाई दिया, लेकिन बहुत छोटा, बमुश्किल एक खंजर के आकार का। वेई चांगकिंग ने एक हाथ में छोटा चाकू और दूसरे हाथ में लंबा चाकू पकड़ रखा था। दोनों ब्लेड एक दूसरे से रगड़े, जिससे बैंगनी रंग की प्रोफाउंड क्यूई बिजली की तरह प्रज्वलित हुई और इसे बैंगनी रंग के गरजने वाले बोल्ट में बदल दिया, जिसने विचित्र प्राणी के पंजे की फाड़ने वाली शक्ति को लिन शेन और अन्य लोगों तक पहुंचने से रोक दिया। धमाका, गड़गड़ाहट हुई और पंजे की शक्ति बिखर गई। इस आमने सामने की टक्कर में किसी भी पक्ष को ऊपरी हाथ नहीं मिला। सर किंग ने आरोहण के लिए प्राइमल एग्स से डबल लाइफ बेस का उपयोग किया है, लिन शेन ने आश्चर्य में कहा। काम करते रहो। वेई वुफू बस दृढ़ निश्चय के साथ काटता रहा, कभी अपना सिर भी नहीं उठाया। लिन शेन ने जल्दी से पेड़ की जड़ पर आरी चलाना शुरू कर दिया, गड़गड़ाहट की आवाज़ और उसकी सुनने की सीमा पर बैंगनी रोशनी की निरंतर चमक के साथ। अपने दोहरे ब्लेड की शक्ति से वेई चांगकिंग ने लिन शेन और उसके साथियों पर विचित्र प्राणी के हमलों को विफल कर दिया। वेई शाओचेंग और अन्य लोगों ने ब्लेड क्यूई को और भी अधिक उन्मत्तता से मारा ताकि विचित्र प्राणी को घायल कर सकें, जबकि वह विचलित था। विचित्र प्राणी अपनी अधिकांश शक्ति वेई चांगकिंग से लड़ने में खर्च कर चुका था। उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई थीं और वह वेई शाओचेंग और उसके समूह से ब्लेड क्यूई को पूरी तरह से रोकने में विफल रहा। एक फीनिक्स ब्लेड क्यूई ने विचित्र प्राणी की गर्दन पर सीधा वार किया। विचित्र प्राणी की गर्दन फीनिक्स ब्लेड क्यूई से टकराई, जो एक अजीब कोण पर मुड़ गई, जैसे कि वह टूट गई हो। लेकिन अगले ही पल प्राणी की गर्दन वापस अपनी जगह पर आ गई। उसकी विचित्र मक्खी जैसी आंखें अनगिनत षटकोणीय छोटे दर्पणों जैसी दिख रही थीं, जो कई लोगों की आकृतियों को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह आ रहा है, योजना पर टिके रहो, वेई चांगकिंग ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही वेई चांगकिंग की आवाज़ धीमी हुई, वे सातों स्थिर खड़े हो गए, जैसे कि एक स्थिर फ्रेम में बिना किसी हरकत के विभिन्न मुद्राएं बनाए हुए। विचित्र प्राणी भी अपनी जगह पर रुक गया। केवल उसकी मिश्रित आंखें, जो अनगिनत छोटी आंखों से बनी थीं, एक भयानक चमक के साथ रत्न पर पहलुओं की तरह चमक रही थीं। ये देखकर लिन शेन और वेई वुफू ने पेड़ की जड़ों को काटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वेई चांगकिंग ने उन्हें लड़ाई में शामिल न होने का निर्देश इसलिए दिया था क्योंकि उस प्राणी के पास एक अजीबोगरीब मिश्रित नेत्र कौशल था। भले ही लिन शेन और वेई वुफू लड़ाई में शामिल हो गए हों, लेकिन एक बार जब वे इसके कौशल की सीमा में आ गए तो ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं चली गई हों, जिससे सबसे मजबूत क्षमताएं भी बेकार हो गई हों, क्योंकि यह अब एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी। शरीर को कमज़ोर करने वाले कौशल का उपयोग करना विचित्र प्राणी के खिलाफ अर्थहीन हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वे आध्यात्मिक अवस्था में प्राणी की आत्मा से अपनी आत्मा से लड़ रहे हों और शारीरिक कमजोरी का इस लड़ाई के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं था। दोनों बस इतना कर सकते थे कि अपने काम को जल्दी से जल्दी करके सभी पेड़ों की जड़ों को काट दें और आत्मा की लड़ाई के खत्म होने का इंतजार करें।
अचानक चारों ओर शांति छा गई। लिन शेन ने बेतहाशा आरी चलाई और एल्डर वेई ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ों की मजबूत जड़ों को एक के बाद एक तोड़ दिया। अचानक लिन शेन और वेई वुफू दोनों ने ऊपर देखा। उनकी निगाहें पहाड़ के तल की दिशा में टिकी हुई थीं। पहाड़ के तल से एक नीली छाया तेजी से ऊपर आ रही थी। निर्वाण प्राणी, दोनों ने चिल्लाते हुए जल्दी से खड़े होकर और अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए कहा। नीले मुकुट वाला प्राणी, जिसके सिर पर आंखें भरी हुई थीं, पहाड़ के बीच में भाग गया और लॉग पर कूद गया। उसकी भयानक आंखें उन पर टिकी हुई थीं। अचानक नीले मुकुट वाले प्राणी का मुंह चौड़ा हो गया और आग की लपटों की तरह नीली लपटें उगलते हुए दोनों की ओर बढ़ गया। लिन शेन और वेई वुफू ने नीली लपटों को बाएं और दाएं चकमा दिया, साथ ही अपने कौशल को भी सक्रिय किया। लिन शेन ने अपना फोल्डिंग पंखा निकाला, अपनी कलाई को हिलाया, पंखा खोला और रहस्यमय प्रकाश पैटर्न नीले मुकुट वाले प्राणी पर गिरते हुए सितारों की तरह बरस पड़े। उत्परिवर्तित जैद लिंगलोंग ने एक साथ दमनकारी पर्वत और नदियों के कौशल को सक्रिय किया, जिससे नीले मुकुट वाले प्राणी की ओर लहरें उठने लगीं। वेई वुफू का सफ़ेद लबादा फड़फड़ाया, क्योंकि उससे एक अदृश्य आभा फैल गई। नीले मुकुट वाले प्राणी पर नीली लपटें बेतहाशा जल रही थीं, लेकिन इन कौशलों का सामना करने में असमर्थ थीं। रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और दमनकारी पर्वत और नदियों की मुहर ने लगभग एक ही समय में नीले मुकुट वाले प्राणी पर खुद को ब्रांड किया। केवल इस बार प्रकाश पैटर्न के दो अलग अलग रूप थे। एक प्रकाश पैटर्न चमकीला चमक रहा था, जबकि दूसरा एक अंधेरे प्रतीक की तरह नीले मुकुट वाले प्राणी के शरीर पर खुद को ब्रांड कर रहा था। नीले मुकुट वाले प्राणी पर निर्वाण की शक्ति नाटकीय रूप से कमजोर हो गई और जलती हुई नीली लपटें अब एक बंद स्टोव की तरह बहुत कम तीव्र हो गईं। लिन शेन ने जिद्दी लोनविल गॉन्टलेट्स को घुमाया। फिस्ट पावर की लहरें लगातार नीले मुकुट वाले प्राणी की ओर बढ़ रही थीं। नीले मुकुट वाले प्राणी ने नीली रोशनी में लिपटे अपने पंजों को बाहर निकाला, लिन शेन की फिस्ट पावर को चीरने की कोशिश की। लगातार कमजोर पड़ने के बाद नीले मुकुट वाले प्राणी की शक्तिशाली निर्वाण शक्ति ने अभी भी फिस्ट पावर की 3 परतों को चीर दिया, लेकिन इसकी शेष शक्ति अब लिन शेन को घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वेई वुफू ने हवा में ऊंची छलांग लगाई। उसका ईविल घोस्ट ब्लेड नीले टोपी वाले प्राणी की ओर नीचे की ओर वार कर रहा था। नीली टोपी वाले प्राणी के पास ऊपर देखने और फिर से आग उगलने का समय नहीं था। उसके सिर के ऊपर की आंखों से नीली रोशनी की किरणें निकलीं, ईविल घोस्ट ब्लेड से टकराईं, तुरंत विस्फोट हुआ और एक भयानक शॉकवेव पैदा हुई। वेई वुफू विस्फोट से उड़ गया और नीले टोपी वाले प्राणी के पीछे जाकर गिरा। लिन शेन ने जोरदार तरीके से आगे कदम बढ़ाया। उसकी मुट्ठी की शक्ति एक के बाद एक ऊंची लहरों की तरह उठ रही थी, जबकि दूसरी तरफ वी वुफू ईविल घोस्ट ब्लेड को लहराते हुए सभी दिशाओं से नीली टोपी वाले प्राणी पर बुरी तरह से हमला कर रहा था। दो विरोधियों का सामना करते हुए नीली टोपी वाला प्राणी खुद को बचाने में असमर्थ होने की अनुभूति देते हुए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा था। बस एक पल में ये लिन शेन की ले से बाहर चुपके से फिंगर सैंड द्वारा एक एक्यू पॉइंट पर मारा गया और इसका शरीर तुरंत अकड़ गया। अवसर का लाभ उठाते हुए वीवुफू के ईविल घोस्ट ब्लेड ने निर्दयतापूर्वक प्राणी की गर्दन पर वार किया, जिससे उसका शरीर लड़खड़ा गया। इस बार लिन शेन की सफिंग मुट्ठी भी आगे बढ़ी, जिसने नीली टोपी वाले प्राणी के सिर को वीवुफू की तरफ उड़ा दिया। नीली टोपी वाला प्राणी दो आदमियों के बीच एक पंचिंग बैग की तरह था, जिसे आगे पीछे पीटा जा रहा था। दुष्ट भूत ब्लेड ने क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से कटाव किया, नीले टोपी वाले प्राणी के शरीर को काट दिया। लिन शेन की बेरहमी से पीटने वाली सफिंग मुट्ठी लगातार उस पर बमबारी कर रही थी। उनके तूफानी हमले के तहत नीले टोपी वाले प्राणी में बमुश्किल जवाबी हमला करने की ताकत थी। उसके शरीर पर अधिक से अधिक घाव दिखाई देने लगे और उसकी नीली क्रिस्टल जेड जैसी सतह अब डेंट और दरारों से ढकी हुई थी। वेई क्विक्सन, लिन शेन जोर से चिल्लाया। उसकी बात सुनकर वेई वुफू ने इविल घोस्ट ब्लेड को उलट दिया और उसे लॉग में प्रत्यारोपित कर दिया। क्विक्सन वुडन फिश को बाहर निकाला और उस पर वार करना शुरू कर दिया, जबकि गा रहा था, आकाश विशाल है, मैदान विस्तृत है, क्योंकि मेरे जीवन में मैं बेतहाशा घमंडी रहा हूँ। सफ़ेद लबादा हिल गया और वीर गायन, जैसे कि बास तोप के प्रभाव के साथ, लकड़ी की मछली की आवाज़ के साथ प्रतिध्वनित हुआ, लिन शेन की आत्मा को प्रभावित किया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा की और उसके शरीर के अंदर की ताकत को बेचैन कर दिया। लिन शेन पूरी ताकत से भड़क उठे, सफिंग क्वाड्रपल स्ट्राइक को मुक्त करते हुए, मुट्ठी की शक्ति की एक लहर अगले को पार करती हुई, राक्षसी संगीत और गायन के साथ, नीली टोपी वाले प्राणी की फटी और डेंटेड मशरूम टोपी में टकराए। धमाका! लिन शेन के मुक्का से नीली टोपी और उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गए और नीला निर्वाण द्रव बाहर निकल गया। निर्वाण प्राणी का शव गिर गया और लिन शेन और वेई वुफू दोनों ने जमीन पर पड़े शरीर को देखा, कुछ हद तक अविश्वास में कि उन्होंने इतनी आसानी से एक निर्वाण प्राणी को मार दिया था, जिसके पास अपने जीवन आधार का उपयोग करने का भी मौका नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपने हथियार उठाए और जड़ों से निपटना जारी रखा। एक एक करके उन दोनों ने जड़ों को तोड़ दिया और उनमें से कम पहाड़ में धंस गए।
वेई चांगकिंग और लॉग पर खड़े अन्य लोग गतिहीन रहे, जैसा कि विचित्र प्राणी ने किया। 2 घंटे से अधिक समय के बाद पहाड़ में घुसने वाली हर जड़ को दोनों लोगों ने तोड़ दिया। लिन शेन को लगा जैसे उसके हाथ अब उसके नहीं थे, और वेई वुफू की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने इविल घोस्ट ब्लेड को पकड़ रखा था। धक्का। वेई वुफू पहाड़ पर कूद गया, अपने हाथों से लॉग को धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी ताकत के साथ वह पहाड़ पर फंसे लॉग को हिला नहीं सका। लिन शेन भी कूद गया और दोनों लोगों ने लॉग के खिलाफ अपने 4 हाथों को दबाया, अपनी पूरी ताकत से जोर लगाया, फिर भी लॉग 1 इंच भी नहीं हिला। ये लॉग बहुत भारी है, हमारी ताकत इसे धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिन शेन ने कोशिश की और तुरंत समझ गया कि इसे हिलाना असंभव है। वेई वुफू ने भौहें सिकुड़ी और कहा, दूसरी तरफ। जड़ें। नहीं, लॉग का दूसरा हिस्सा उस विचित्र प्राणी के बहुत करीब है, निश्चित रूप से उसके कौशल की सीमा के भीतर है। अगर हम वहां जाते हैं तो हम निश्चित रूप से कौशल में खींचे जाएंगे, दूसरी तरफ की जड़ों को काटने का कोई मौका नहीं होगा। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। लॉग के सिरे जहां पहाड़ से जुड़े थे वहां जड़ें उगाई थी जो पहाड़ में ही धंस गई थीं। मूल योजना ये थी कि इस तरफ की जड़ों को काट दिया जाए, लॉग को नीचे धकेल दिया जाए और लॉग के वजन और गिरने की गति का उपयोग करके दूसरी तरफ की जड़ों को मोड़ दिया जाए। लेकिन लॉग बहुत कसकर फंसा हुआ था और बहुत भारी था, वे इसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकते थे। लॉग को दोनों पहाड़ों से ऊर्जा को अवशोषित करने से रोकने के लिए जड़ों को काटने के लिए दूसरी तरफ जाना भी एक विकल्प नहीं था, क्योंकि वह क्षेत्र विचित्र प्राणी के कौशल की सीमा के भीतर था, जिससे वे दुविधा में पड़ गए। लिन शेन ने उस बिंदु की जांच की जहां लॉग और पहाड़ की दीवार जुड़ी हुई थी। लॉग का अंत पहाड़ की दरारों में फंस गया था, जिसके दोनों ओर उभरी हुई चट्टानें थीं। जब तक वे लॉग के इस सिरे को उठा नहीं सकते तब तक इसे नीचे धकेलना संभव नहीं था। यदि वे उभरी हुई चट्टानों के एक तरफ से काट सकते हैं तो लॉग खुद ही नीचे खिसक सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की चट्टानें असाधारण रूप से कठोर थीं और उन्हें बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता था। लिन शेन ने कोशिश की, लेकिन न तो स्वे स्टाइल और न ही फोल्डिंग स्टाइल चट्टानों पर काम आया। केवल उत्परिवर्तित ज़ेड लिंगलोंग का दमनकारी पर्वत और नदियां कौशल ही उन्हें प्रभावित कर सकता था। समस्या ये थी कि केवल दमनकारी पर्वत और नदियां कौशल ही प्रभावी था। वेई वुफू का वाइट रोब कौशल भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि यह चट्टानों की कठोरता और कठोरता को कमजोर करने में सीमित सफलता प्राप्त करता था, जिससे उन्हें पेड़ की जड़ों की तरह काटना असंभव हो जाता था। लिन शेन ने लॉग पर वेई चांगकिंग और अन्य लोगों को देखा, जिनके कवच से खून बह रहा था। उनकी स्थिति बहुत आशाजनक नहीं दिख रही थी। वेई, गाना शुरू करो, लिन शेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा और सुपर बेस चेंज को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए अपने सभी कौशल सक्रिय कर दिए। उसने स्क्रैप तलवार पर दोनों हाथ रखे और सीधे उभरी हुई चट्टान पर फायर किया। धमाका, 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 धमाका। आकाश इतना विशाल है, जंगली इतना विशाल, इस जीवन में मैं बेकाबू रहा हूँ। वेई ने लकड़ी की मछली को पीटा, बार बार मंत्रमुग्ध करने वाले गीत गाए। लिन शेन ने स्क्रैप तलवार को पकड़ लिया, इसे एक फाइल की तरह इस्तेमाल किया और चट्टान को खुरचना जारी रखा। स्क्रैप तलवार की कठोरता और ताकत कल्पना से परे थी, और इसके नीचे चट्टानें, जिनकी कठोरता और कठोरता पहाड़ों और नदियों को दबाने से कम हो गई थी, प्रत्येक फाइल के साथ कट दिखाने लगीं। अगर ये कोंग और अन्य यहाँ होते तो ये बहुत अच्छा होता। उनके साथ और वेई के साथ गाने से, मुझे सशक्त बनाने से प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बेहतर होता। लिन शेन जानता था कि इस तरह के विचारों को सोचना अब बेकार था, उसे चट्टान को कठोरता से फाइल करना जारी रखना था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनके पास पर्याप्त समय है या नहीं, लेकिन अब वे यही कर सकते थे। लिन शेन ने इस तरफ की चट्टान इसलिए चुनी थी क्योंकि ये दूसरी तरफ की तुलना में ज़्यादा उभरी हुई थी, लेकिन पहाड़ के इस हिस्से में एक दरार थी, जिसे अगर और भी ज़्यादा भरा जाता तो पहाड़ का वह हिस्सा फट सकता था। कौन जानता है कि उसने कितनी देर तक ऐसा किया था, लेकिन वेई की गायन आवाज़ पहले से ही कर्कश थी, मानो उसके गले में 3 पाउंड रेत भर गई हो। लिन शेन को संदेह था कि अपने पूरे जीवन में वेई ने आज जितना गाया उतना कभी नहीं बोला होगा। हालांकि लिन शेन ने जो दरार भरी थी वह पहाड़ की अपनी दरार से अभी भी 1 फीट से ज़्यादा दूर थी। दरार, दरार। लिन शेन द्वारा कुछ और जोरदार फाइल करने के बाद दरार के पास अचानक कई दरारें दिखाई दीं। ये देखकर लिन शेन बहुत खुश हुआ और उसने कुछ और बार जोरदार फाइल की। दरारें कई गुना बढ़ गईं और चट्टानों के टूटने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मैंने सही कहा, लिन शेन हैरान और खुश दोनों था, ये देखकर कि लॉग को जकड़ने वाली चट्टान पहाड़ से टूटने वाली थी। उसने जल्दी से वेई को बुलाया और पहाड़ के दूसरी तरफ भाग गया। क्रैक, क्रैक। चट्टान अंतराल में टूट गई, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं टूटी। लिन शेन ने अपनी सारी ताकत जुटाई और पहाड़ पर वेव ब्रेकिंग क्वाड्रपल पंच मारा। वह पंच आखिरी हिमकण की तरह था जो हिमस्खलन को ट्रिगर करता है, जिससे तुरंत बड़े पैमाने पर चट्टान खिसक गई और पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिर गईं।
चट्टानों के खिसकने के साथ ही विशालकाय लकड़ी का एक सिरा, जो अपना आधार खो चुका था, भी नीचे खिसक गया। विशाल बल ने पहाड़ में धंसी जड़ों को एक एक करके तोड़ दिया और लकड़ी एक भयानक बल लेकर पहाड़ के नीचे की ओर धंस गई। लकड़ी पहाड़ की ढलान से टकराई, जिससे चट्टानें टूट गईं, और जब दूसरे छोर पर जड़ें आखिरकार टूट गईं, तो पूरी लकड़ी अविश्वसनीय रूप से भयानक गति के साथ पहाड़ की धारा में जा गिरी। जमीन हिल गई, पहाड़ हिल गए और पहाड़ से अनगिनत चट्टानें लुढ़क गईं। नीचे धूल उड़ रही थी, जिससे दुनिया के अंत जैसा दृश्य बन गया। लिन शेन और वेई वुफू पहाड़ की ढलान पर लेटे हुए खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नीचे खाई में देख रहे थे, लेकिन वे नीचे की स्थिति नहीं देख पा रहे थे। वेई वुफू ने उत्सुकता से नीचे देखा। हालांकि वह जानता था कि निर्वाण प्राणी के शरीर को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वह उस लट्ठे से कुचला गया तो निर्वाण प्राणी का शरीर भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। लट्ठे के गिरने की गति उनके शरीर के गिरने की गति से कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे ही कंपन बंद हुआ, वेई वुफू और लिन शेन तुरंत पहाड़ से नीचे खड़ की ओर भागे, लेकिन वे धूल के बीच कुछ भी नहीं देख पाए। दादाजी, वेई वुफू ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से ही कर्कश, पतली और फीकी थी, लगभग खो गई थी। वुफू, हम ठीक हैं। धूल के भीतर से एक आवाज़ आई, जिससे वेई वुफू और लिन शेन को बहुत राहत मिली। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। धूल के बीच एक और आवाज़ गूंजी, और जल्द ही वेई परिवार के 7 सदस्य धूल के बादलों से बाहर निकल आए। हालांकि उन सभी को अलग अलग तरह की खरोंचें और चोटें लगी थीं, लेकिन वे ठीक लग रहे थे, केवल उनके कवच को कुछ नुकसान हुआ था। जब धूल जम गई तो लिन शेन और अन्य लोगों ने देखा कि लॉग खड्ड में जा गिरा था, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया था। सभी की आंखें खोजी और जल्दी से विचित्र प्राणी और बगसैक का स्थान ढूंढ लिया, जो नीचे की ओर था। बगसैक लॉग के नीचे कुचला हुआ था, जिसमें भयानक प्राणी का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ था, और बीमार करने वाला चिपचिपा पदार्थ जो उसके शरीर को बगसैक से जोड़ता था, हर जगह बिखरा हुआ था। शायद बगसैक की सामग्री को निचोड़कर गूदा बना दिया गया था और बाहर निकाल दिया गया था। लॉग का वजन इतना भयानक था कि एक निर्वाण प्राणी भी इस तरह से कुचले जाने का सामना नहीं कर सकता था। जैसे ही वेई चांद किंग और अन्य लोग विचित्र प्राणी को टुकड़ों में काटने के लिए उसे खत्म करने वाले थे, प्राणी का शरीर हिल गया। अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया और लिन शेन और दूसरों को एक अजीब मुद्रा में घूरते हुए अजीब तरह की हंसी निकालते हुए देखा। आखिरकार यहाँ नीचे, मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्राणी ने मानवीय शब्द बोले, जिससे लिन शेन और अन्य लोग चौंक गए। वेई चांद किंग ने तुरंत कार्रवाई की। उसकी तलवारें आपस में रगड़ने लगीं और एक अविनाशी बैंगनी गरजने वाली चटकने लगी, जो विचित्र प्राणी की ओर वार करती हुई चली गई। एक हाथ से जमीन पर खुद को सहारा देते हुए प्राणी ने बैंगनी बिजली से मिलने के लिए अपने विचित्र नुकीले दांतों को घुमाया, जिससे वेई चांद किंग के हमले को रोकते हुए एक तेज धमाका हुआ। लॉग कुछ बार हिला, और जैसे ही यह हिलता, अनगिनत जड़ें जमीन से टकराने वाली जगह से उगती हुई दिखाई देती थीं। ये जड़ें पूरे लॉग के नीचे धरती में घुस गईं। पृथ्वी से चमकती हुई रोशनी की धाराएं निकलीं, जो लॉग में बह रही थीं, जो धीरे धीरे उस रोशनी से चमकने लगीं। ये बुरा है। लिन शेन की अभिव्यक्ति खराब हो गई, यह महसूस करते हुए कि उनकी योजना शुरू से ही गलत थी। जैसे ही लॉग की जड़ें जमीन में धंसने लगी, लॉग धीरे धीरे मुड़ने लगा, जिससे विचित्र प्राणी और बगसैक एक तरफ खिसक गए। बगसैक, जो चपटा हो गया था, ऊर्जा के संचार के कारण तेजी से फैल रहा था और ठीक हो रहा था। विचित्र प्राणी का शरीर सांप की तरह सख्त हो गया। जिसने अपना सिर उठाया, उसके हाथ अजीब नुकीले दांतों को पकड़ रहे थे। मूल रूप से काली त्वचा अब उभरी हुई रक्तवाहिकाओं से ढकी हुई थी, जो छोटे सांपों जैसी थी, और उसकी कमर धीरे धीरे मुड़ रही थी। ये स्पष्ट था कि उसका शरीर तेजी से बढ़ रहा था, मानो वह बगसैक से मुक्त होने वाला था। ऐसा लगता है कि हमें उस कदम का सहारा लेना चाहिए। क्या आप सभी तैयार हैं? वेई चांद किंग की नज़र दूसरे वेई परिवार के सदस्यों के चेहरों पर पड़ी, और एक बार के लिए उसका हमेशा की तरह दृढ़ स्वर झिझका। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, और वेई चांद किंग ने बिना किसी देरी के अपने जुड़वां ब्लेडों को पकड़ते हुए वेई वुफू और लिन शेन को चिल्लाते हुए कहा, पहाड़ पर वापस चले जाओ। इस हमले को देखने के बाद अगर यह सफल होता है तो नीचे आओ, लेकिन अगर यह विफल होता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत चले जाओ। सर, मुझे आपकी सहायता करने दें, वेई वुफू ने आगे बढ़कर कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यह चाल विफल हो जाती है तो सबसे मजबूत सहायता भी बेकार हो जाएगी। वेई चांद किंग का चेहरा चमक से चमक उठा, क्योंकि वह विचित्र प्राणी की ओर बढ़ रहा था। लिन शेन ने शुरू में स्वे स्टाइल, फोल्डिंग स्टाइल और सप्रेसिंग माउंटेन्स एंड रिवर का उपयोग करके वेई परिवार के सदस्यों की मदद करना चाहा था, लेकिन वेई चांद किंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह केवल पीछे हट सकता था। जैसे ही वेई चांद किंग आगे बढ़ा, वेई शाओचेंग और अन्य लोग उसके पीछे लाइन में खड़े हो गए।
बैंगनी गहरा क्यूई उनके शरीर से उठी और चमत्कारिक रूप से आपस में जुड़ गई, लगातार वेई चांगकिंग पर एकत्रित होती रही। वह कौशल क्या है? लिन शेन पहाड़ पर पहुंचकर दृश्य देखकर चकित रह गया। उसने पहले कभी किसी को अपनी शक्ति दूसरे में स्थानांतरित करते नहीं देखा था। बैंगनी गहरा क्यूई, वेई वुफू ने कहा। उसकी आंखें वेई चांगकिंग और नीचे खड़े अन्य लोगों पर टिकी हुई थीं। लिन शेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि बैंगनी गहरा क्यूई में ही यह विशेष कार्य होना चाहिए। वेई परिवार के 7 सदस्य विचित्र प्राणी की ओर बढ़े। उनकी बैंगनी गहरा क्यूई मजबूत होती जा रही थी, एक दूसरे को प्रज्वलित कर रही थी क्योंकि वह बेतहाशा ऊपर उठ रहा था, एक अज्ञात कारक द्वारा पलक झपकते ही गुना हो रहा था। बैंगनी गहरा क्यूई इतनी तीव्र थी कि अब उनके आकार को देखना असंभव था, जो आकाश में नीचे उड़ते हुए बैंगनी फीनिक्स जैसा लग रहा था। बैंगनी क्यूई फीनिक्स की चोंच पर बैंगनी प्रकाश की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, जिसने पूरे फीनिक्स को एक पल में जला दिया। बैंगनी क्यूई फीनिक्स एक बैंगनी बिजली फीनिक्स में बदल गया। इसकी शक्ति एक पल में विस्फोटक रूप से बढ़ गई। लहराती शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक थी। चमकदार बैंगनी बिजली घाटी और आकाश को रोशन कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सर किंग ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी भयानक ताकत के साथ अगर कोई जीत नहीं सकता है, तो प्रतिद्वंद्वी की कुछ शक्ति को कमजोर करना भी व्यर्थ होगा, लिन शेन ने टिप्पणी की जब उन्होंने बैंगनी बिजली फीनिक्स को गरजती बिजली की आवाज के साथ चलते देखा। उस भयानक शक्ति के कारण आसपास की चट्टानें जमीन से उठीं और हवा में धूल में बिखर गईं। धरती हिल गई, पहाड़ हिल गए और भयानक बैंगनी बिजली फीनिक्स के आसपास की हर चीज टोफू की तरह नाजुक लग रही थी। वेई चांगकिंग ने अपने 2 ब्लेड घुमाए। बैंगनी बिजली वाला फीनिक्स उसके शरीर से निकलकर लॉग पर विचित्र प्राणी की ओर दौड़ा और फीनिक्स की तरह चिल्लाया। धमाका! गरजती हुई बैंगनी बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरी घाटी बैंगनी बिजली से जगमगा उठी, लगभग आंखें चौंधिया गईं। वेई वुफू ने घाटी को बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखें चमक से लाल हो गईं जब तक कि बिजली अंततः फीकी नहीं पड़ गई और उसने देखा कि वेई चांगकिंग और अन्य 6 लोग जमीन पर गिर गए, अपनी मूल उत्परिवर्तन अवस्था को बनाए रखने में भी असमर्थ। उनके कवच गायब हो गए। वे पसीने से लथपथ थे, उनके युद्ध के कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। वे जो युद्ध के कपड़े पहने हुए थे वे वास्तव में वेई वुफू द्वारा खरीदे गए निम्न श्रेणी के सामान थे। वेई चांगकिंग और अन्य लोगों की हालत किसी को भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुद को बहुत अधिक थका दिया था। अगर इस हमले का वांछित प्रभाव नहीं होता तो वे केवल मौत का इंतजार कर सकते थे। वेई वुफू की नज़र जल्दी से उस जगह पर गई जहां बगसैक स्थित था और वह अपने दिल में खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। लॉग पर जिस जगह बगसैक था वहां केवल काली राख का ढेर था। ऐसा लग रहा था कि बगसैक के साथ विचित्र प्राणी भी जल गया था। लॉग से उगने वाली कई जड़ें भी हमले से प्रभावित हुईं, जो काले कोयले में बदल गईं, और लॉग भी वही था, एक विशाल काले रंग की भूसी में बदल गया। इतनी शक्तिशाली बैंगनी गहरा क्यूई! लिन शेन ने यह दृश्य देखकर भी राहत की लंबी सांस ली। वेई चांगकिंग के नेतृत्व में 7 लोगों का संयुक्त हमला अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली स्तर पर पहुंच गया था, जो संभवतः निर्वाण स्तर में बेजोड़ था। अगर इतनी शक्तिशाली ताकत भी उस विचित्र प्राणी को नहीं मार सकती, तो उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, मुड़ना और भागना ही एकमात्र विकल्प होगा। जैसे ही सभी ने सोचा कि विचित्र प्राणी मारा गया है, उन्होंने एक ठंडी हंसी सुनी जो स्वर्ग से परे से आती हुई प्रतीत हुई। सभी कांप उठे और अविश्वसनीय रूप से ध्वनि के स्रोत की ओर देखा, केवल विचित्र प्राणी को देखने के लिए, जिसका मूल रूप से केवल ऊपरी शरीर उजागर था, अब पहाड़ की चोटी पर बरकरार और लंबा खड़ा था। उसका आकार पतला था, फिर भी विस्फोटक शक्ति से फटा हुआ प्रतीत होता था। मांस और रक्त से परे उसके पास एक अद्वितीय नीला एक्सोस्केलेटन था। ये बेस म्यूटेशन कारपेस नहीं थे, बल्कि उसके शरीर का एक हिस्सा था जो मनुष्यों से मौलिक रूप से अलग था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के आदिम ग्रह पर इतने कम समय में निर्वाण स्तर पर इतने सारे लोग विकसित हो सकते हैं और यहाँ तक कि ऐसे अद्वितीय कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। आपके संयुक्त प्रहार की ताकत ने अमर कानूनों के किनारे को लगभग छू लिया, विचित्र प्राणी ने एक उच्च स्थिति से कहा, क्योंकि उसने वेई चांगकिंग और अन्य लोगों का दिलचस्पी से मूल्यांकन किया। ऐसा लगता है कि भगवान बनाने वाला अंडा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक प्रभावी रहा है। लिन शेन जमीन पर बैठे वेई चांगकिंग ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया। लिन शेन समझ गए कि वेई चांगकिंग का क्या मतलब था और उन्होंने वेई वुफू की ओर देखा, जिसकी नज़र भी उनसे मिली। लिन शेन ने अंदर ही अंदर आह भरी। अगर वे वेई वुफू को जबरन ले गए तो वेई वुफू को शायद अपनी बाकी जिंदगी पीड़ा में गुजारनी पड़ेगी। वेई वुफू के स्वभाव के कारण वह इस तरह से जीना स्वीकार करने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। सर किंग, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैंने हमेशा वेई के साथ आगे बढ़ने या पीछे हटने का वादा किया था। लिन शेन ने वेई वुफू का पीछा करते हुए पहाड़ से नीचे उतरते हुए वेई चांगकिंग और अन्य लोगों के पास पहुंचते हुए कहा। वेई चांगकिंग ने एक लंबी सांस ली। इस बिंदु पर कुछ भी कहना व्यर्थ था।
विचित्र प्राणी पहाड़ की चोटी से कूद गया और तुरंत जले हुए लॉग पर उतरा। उसकी अजीबोगरीब मिश्रित आंखें उन पर नजर रख रही थीं। वेई वुफू सामने खड़ा था, विचित्र प्राणी का सामना करते हुए, और दृढ़ता से कहा, जाओ, मैं कवर करूंगा। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वेई वुफू मौत तक लड़ना चाहता था, लेकिन भले ही उसे अपनी जान की परवाह न हो, वह वास्तव में प्राणी को कितनी देर तक रोक सकता था। ऐसा लगता है कि आप एक साधारण निर्वाण प्राणी नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के भीतर एक जाति से आते हैं। मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूँ, सर, और आप किस जाति से हैं? लिन शेन वहां से नहीं गया, बल्कि अपने फोल्डिंग फैन को हिलाते हुए वे वेई वुफू के बगल में चला गया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और विचित्र प्राणी को संबोधित किया। क्या वास्तव में इतना कम समय बीता है और आप पहले से ही अंतरतारकीय युग में प्रवेश कर चुके हैं? ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, विचित्र प्राणी ने लिन शेन की सराहना करते हुए दिलचस्पी से कहा। ब्रह्मांड की असंख्य जातियों में से आप वास्तव में कितनी जातियों को जानते हैं? मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन बहुतों को नहीं। आप आगे बढ़कर मुझे बता सकते हैं, लिन शेन ने बिना किसी परेशानी के जवाब दिया। ये देखते हुए कि आपने मुझे प्राइमोडियल ट्री को नीचे धकेलने में मदद की, जिससे उसे मेरे जन्म के लिए 2 लोगों के पहाड़ के भीतर से पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति मिली, अच्छी तरह से सुनो। मेरा नाम डोंगली है, मैं भगवान बनाने वाली जाति का सदस्य हूँ, विचित्र प्राणी ने अहंकार के भाव से कहा, जैसे कि लिन शेन और अन्य लोगों के लिए उसका नाम सुनना एक बड़ा सम्मान था। लिन शेन ने ब्रह्मांडीय जातियों के बारे में अपने ज्ञान को याद किया, लेकिन इस विशेष जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कम से कम वर्तमान ब्रह्मांड में ईश्वर बनाने वाली जाति निश्चित रूप से शीर्ष 100 में स्थान पर नहीं थी। लिन शेन को इस बात का पूरा भरोसा था। ज़ियाओ की, मुझे ईश्वर बनाने वाली जाति के बारे में बताओ। लिन शेन ने अपने संचारक में तेजी से एक पंक्ति टाइप की। वह ज़ियाओ की से सीधे आवाज़ का उपयोग करके पूछ सकता था, लेकिन उनकी उपस्थिति में किसी और की जाति के बारे में पूछना अवमानना की बू आ रही थी। इसे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रह्मांडीय नेटवर्क पर मेरी जाति के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, डोंगली ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। आदरणीय गुरु, ईश्वर बनाने वाली जाति एक जाति नहीं है, बल्कि कुछ बेहद खतरनाक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक संगठन है। उन्होंने ग्रहों के संसाधनों को लूटने के लिए लंबे समय से चरम तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे ग्रह विनाश और प्रजातियों का विलुप्त होना हुआ है। ज़ियाओ की आवाज़ अचानक गूंज उठी। इस जानकारी ने एक पल के लिए सभी को चुप कर दिया। लिन शेन और वेई परिवार चुप थे, क्योंकि दूसरा पक्ष उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। शायद ये सिर्फ उन्हें मारने के बारे में नहीं था, बल्कि संभवतः उनके ग्रह को नष्ट करने के बारे में भी था। डोंगली की चुप्पी थोड़ी अजीब लग रही थी। क्या भगवान बनाने वाली जाति में डोंगली नाम का कोई व्यक्ति है? चूंकि ज़ियाओकी ने पहले ही यह बता दिया था, इसलिए लिन शेन ने सीधे पूछा। आदरणीय गुरु, अब तक ज्ञात भगवान बनाने वाली जाति के संदिग्ध सदस्यों में से केवल एक ही डोंगली नाम का है, चांगहेन डोंगली। मूल रूप से डोंगली स्टार से। उसने डोंगली स्टार आपदा का कारण बना, ग्रह को नष्ट कर दिया और डोंगली कबीले को लगभग खत्म कर दिया। वह एक बेहद खतरनाक पागल है, जिसका स्तर और ताकत अज्ञात है, जिसके बारे में कोई और विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज़ियाओकी ने साझा किया, जानकारी संक्षिप्त होने के बावजूद डरावनी थी। अगर डोंगली वास्तव में चांगहेन डोंगली था, तो वह एक पागल था जो अपने ही ग्रह और लोगों को नष्ट कर सकता था। मानव मात्र ग्रह पर उसके साथ पूरा ग्रह खतरे में पड़ सकता था। बुरा नहीं, तुम मेरी उत्पत्ति का भी पता लगा सकते हो। तुम्हारा संचारक किस ब्रह्मांडीय जाति से आता है? चांगहेन डोंगली ने प्रभावी ढंग से उस जानकारी की पुष्टि की जो ज़ियाओकी ने साझा की थी। तुम हमारे ग्रह और हमारी जाति को नष्ट करने के लिए यहाँ आए हो। लिन शेन ने चांगहेन डोंगली को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बोलते समय उसे गौर से देखा। अपनी जाति और ग्रह को नष्ट करो, चांगहेन डोंगली ने हंसते हुए कहा, तुम इसके लिए योग्य नहीं हो। कुछ मायनों में मैंने तुम असभ्य आदिम प्राणियों को विकास के मार्ग पर कदम रखने, अंतरतारकीय युग में प्रवेश करने का अवसर दिया। मेरे बिना तुम अभी भी अज्ञानी जंगली होते, एक ग्रह तक सीमित रहते जब तक कि तुम्हारी प्रजाति विलुप्त नहीं हो जाती। तो सैद्धांतिक रूप से मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। तो तुम कह रहे हो कि हमारे ग्रह पर तुम्हारा आना बस एक दुर्घटना थी? लिन शेन ने और जानकारी निकालने की कोशिश की। शायद बहुत लंबे समय तक फंसे रहने के कारण चांगहेन डोंगली संवाद करने के लिए बहुत उत्सुक था और उसने लिन शेन के सवाल का जवाब देने की पहल की। बेशक, अन्यथा बिना किसी वास्तविक संसाधन और असभ्य बर्बर लोगों वाला ग्रह मेरी नज़र के भी लायक नहीं होगा। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि ईश्वर बनाने वाली जाति आतंक पैदा करने वाले पागल लोग हैं। हम जो करते हैं वह इस ब्रह्मांड का भविष्य है। चांगहेन डोंगली ने अचानक वेई चांगकिंग और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। आप सभी को ईश्वर बनाने वाली जाति से लाभ हुआ है। अगर ईश्वर बनाने वाले अंडे यहाँ छोड़े नहीं गए होते, तो आपके विकास के छोटे इतिहास में इतने सारे मजबूत प्राणी कैसे पैदा हो सकते थे? ईश्वर बनाने वाले अंडे, तुम्हारा मतलब उन आदिम अंडों से है? लिन शेन के दिमाग में हलचल मच गई।
तुम उन्हें आदिम अंडे कहते हो। वाकई एक उपयुक्त नाम है। वे वास्तव में भगवान बनाने वाले अंडों का सबसे मूल बैच हैं, जिन्हें देवताओं को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पालतू अंडों पर शोध किया गया है। आप अज्ञानी प्राणियों को उनकी महानता का कोई अंदाजा नहीं है, चांगहेन डोंगली ने ठंडे स्वर में कहा। इन भगवान बनाने वाले अंडों को आपकी तुलना में लाखों गुना अधिक उन्नत सभ्यता को वितरित किया जाना था, ताकि उनके उन्नत प्राणियों को परीक्षण विषयों में बदला जा सके। अगर ये दुर्घटना नहीं होती जिसने मेरे अंतरिक्ष यान को आपके ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं किया होता, तो आप नीच प्राणी भगवान बनाने वाले अंडों का उपयोग करने के योग्य नहीं होते। जब वह बोल रहा था, चांगहेन डोंगली ने एक भयावह मुस्कान के साथ भूमिगत स्थान की ओर देखा। सौभाग्य से गलतियों के अपने फायदे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी आदिम सभ्यता में ऐसा चमत्कारी बेस म्यूटेशन स्थल होगा, और यह भी कि आप नीच प्राणी भगवान बनाने वाले अंडों की व्यवहार्यता साबित करेंगे। मैं इस महान उपहार को स्वीकार करूंगा। अब से ये ग्रह मेरा परीक्षण स्थल होगा, और आप नीच प्राणियों को मेरे परीक्षण विषयों के रूप में सम्मानित महसूस करना चाहिए। मैं तुम्हें देवता बनने का अवसर दूंगा, एक ऐसा अवसर जिसे ब्रह्मांड की सभी जातियां पाना चाहेंगी। मैं भी बहुत सम्मानित महसूस करता हूं, लेकिन देवता बनने से आपका क्या मतलब है? मैं केवल इतना जानता हूं कि विकास का शिखर अमरता है, और एक कदम आगे जाने के लिए किसी को ब्रह्मांड में सर्वोच्च प्राणी, एक दायरे का राजा बनना होगा। मैंने कभी किसी देवता के स्तर के बारे में नहीं सुना है। लिनशेन जितना संभव हो सके उतना जानना चाहता था। अमरता, दायरे के राजा, वे क्या हैं? अमरता को किसने परिभाषित किया, और दायरे के राजाओं को किसने ताज पहनाया? हम जिसका विरोध कर रहे हैं और जिसे नियंत्रित करने का लक्ष्य बना रहे हैं, वह इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली मूल व्यवस्था है, ब्रह्मांड की असली उत्पत्ति। हम जो बना रहे हैं वे देवता हैं जो इस ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था से विवश अज्ञानी प्राणी नहीं। चांगहेन डोंगली ने कहा। क्या शानदार योजना है, मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा। लिनशेन को लगा कि सबसे अच्छा तरीका अभी के लिए चांगहेन डोंगली को खुश करना है, और उन्होंने तदनुसार प्रशंसा की। नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें मरना ही होगा। तुम सबको मरना ही होगा। चांगहेन डोंगली ने लिनशेन को मजाक में देखा। हालांकि तुमने ईश्वर बनाने वाले अंडों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि तुम्हारा विकास आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए तुम पहले से ही अस्वीकृत हो, अब किसी काम के नहीं हो। इसके अलावा एक शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए मैं लोगों को ये पता नहीं लगाने दे सकता कि मैं यहाँ हूँ। नहीं, वे यहाँ ऐसे चमत्कारी बेस म्यूटेशन साइट के बारे में जान सकते हैं, इसलिए तुम सभी को मरना ही होगा, खासकर तुम्हें। ये कहने के बाद चांगहेन डोंगली ने विशेष रूप से लिनशेन की ओर इशारा किया। लिनशेन अवाक रह गए। सर किंग और उनके लोगों ने इतने लंबे समय तक उनसे लड़ाई की, मैंने उन पर एक उंगली भी नहीं उठाई, और मैंने उनके सफल जन्म की अनुमति देने के लिए आदिम वृक्ष को नीचे धकेलने में भी मदद की। मुझे क्यों मरना चाहिए, और विशेष रूप से नामित व्यक्ति क्यों बनना चाहिए? सच में, लिनशेन को पता था कि चूंकि उसके पास इतना उन्नत संचारक है, इसलिए वह संदेश को बाहर निकालने की सबसे अधिक संभावना रखता है, जिसे स्वाभाविक रूप से चांगहेन डोंगली कभी भी अनुमति नहीं देगा। इसकी तुलना में वेई परिवार के युद्धसूट सभी निम्न श्रेणी के सामान थे। वेई वुफू को छोड़कर सर किंग और अन्य के पास संचारक भी नहीं थे, इसलिए जाहिर है लिनशेन सबसे बड़ा खतरा था। दुर्भाग्य से भूमिगत स्थान पर पहुंचने के बाद संचार उपकरणों में अब कोई संकेत नहीं था। भले ही लिनशेन संदेश भेजना चाहता था, यह असंभव था। इसके अलावा लिनशेन का संदेश भेजने का इरादा नहीं था। चांगहेन डोंगली ने कहा था कि यह स्थान एक चमत्कारी बेस म्यूटेशन स्पॉट था। अगर अन्य जातियों को पता होता तो वे शायद मानव मात्र ग्रह पर आने के लिए सब कुछ करते। वह क्या है? लिनशेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, एक निश्चित दिशा में देखते हुए। चांगहेन डोंगली ने अवचेतन रूप से देखने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा, और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि लिनशेन दूर के पहाड़ों से भाग रहा था, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। भोला, चांगहेन डोंगली की आकृति भूत की तरह घूम रही थी, और पलक झपकते ही वह लिनशेन के पीछे था, उसे मौके पर ही मारने के लिए आगे बढ़ा। धमाका! बिना पीछे देखे लिनशेन ने उसके पीछे एक बंदूक चलाई, और जिस क्षण उसने गोली चलाई उसकी गति बढ़ गई। तुरंत 1000 से अधिक की गोली चल गई। चांगहेन डोंगली ने आगे बढ़कर लिनशेन द्वारा चलाई गई पेट कैप्सूल को पकड़ लिया और हल्के से दबाकर गोली को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी लिनशेन की बढ़ती गति ने चांगहेन डोंगली की आंखें संकुचित कर दी। इस आदमी की गति क्या है? ये वह गति नहीं है जो एक आरोही के पास होनी चाहिए। वेई चांगकिंग और अन्य लोगों की ओर देखते हुए चांगहेन डोंगली ने लिनशेन का पीछा करने में संकोच नहीं किया। लिनशेन द्वारा प्रदर्शित की गई अजीब गति ने चांगहेन डोंगली को आश्चर्यचकित कर दिया, और वह उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसके अलावा जिस दिशा में लिनशेन भाग रहा था वह भूमिगत स्थान से बाहर निकलने का रास्ता था, और वेई वुफू और अन्य लोगों को भूमिगत स्थान छोड़ने के लिए वहां से गुजरना होगा।
लिन शेन ने फिर से तानाशाह से पालतू कैप्सूल दागा, लेकिन इस बार यह चांगहेन डोंगली पर लक्षित नहीं था, बल्कि 1000 से अधिक की अपनी गति बनाए रखने के लिए आगे था। लेकिन 1000 को तोड़ने वाली गति भी चांगहेन डोंगली के पीछा से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि वह जल्दी से उसके पीछे था। लगभग पलक झपकते ही वह उसके पीछे था। बिना देखे लिन शेन ने एक हाथ में विरासत के पंखे को आगे पीछे लहराया, जबकि दूसरे हाथ में म्यूटेटेड जेड एक्सक्लूसिव पहाड़ों और नदियों को दबाने की शक्ति का उपयोग करके जीवन आधार को बाहर निकाला। जैसे ही चांगहेन डोंगली लिन शेन को पकड़ने वाला था, उसने अचानक रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और उतार चढ़ाव की बाढ़ को अपनी ओर आते देखा। उसकी क्यूई रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और तरंगों को चकनाचूर करने के लिए उग्र रूप से बढ़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और तरंगें उसके शरीर से गुजरी। एक ऐसा निशान बना जिसने तुरंत उसकी गति को कम कर दिया, और एक बार फिर उनकी गति के बीच का अंतर बढ़ गया। गति बढ़ाते समय चांगहेन डोंगली ने अपने शरीर पर निशान को मिटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन पाया कि इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि एक आरोही स्तर की कमजोर करने वाली प्रतिभा ने वास्तव में मुझ पर इतना प्रभाव डाला। ये जन्मजात क्षमताएं पहले से ही मानक से परे आ रही हैं। चांगहेन डोंगली ने आश्चर्य से नहीं बल्कि खुशी के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। 1/3 कमजोरी का सामना करने के बावजूद वह एक बार फिर से पकड़ में आ गया। जल्दी से उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। सर, आप जाए। वेई वुफू ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। वह खड़ा हो गया और अपनी पूरी ताकत से उनका पीछा किया जिस दिशा में वे जा रहे थे। दूसरों को संदेह हो सकता है कि लिन शेन केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेई वुफू का मानना था कि लिन शेन चांगहेन डोंगली को दूर ले जा रहा था। बेतहाशा पीछा करने के बावजूद वेई वुफू की गति लिन शेन और चांगहेन डोंगली की तुलना में बहुत कम थी, और वह जल्दी ही बहुत पीछे रह गया। लानत है, यह आदमी बहुत तेज है, लिन शेन ने मन ही मन कोसा। चांगहेन डोंगली 3 बार कमजोर होने के बावजूद बस कुछ ही सांसों में उसके पास पहुंचने वाला था। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। लिन शेन ने एक गोली चलाई और सीधे हवा में उछला, आसमान में उड़ गया, मौत को दावत देते हुए। चांगहेन डोंगली लगभग तुरंत लिन शेन के ठीक पीछे चला गया और हवा में उछल गया। उसकी गति लिन शेन से कहीं ज्यादा तेज थी, और जैसे ही वह आसमान में लिन शेन को पकड़ने वाला था, उसने अचानक देखा कि लिन शेन हवा में दिशा बदल रहा है। चांगहेन डोंगली की फैली हुई हथेली लिन शेन को पकड़ने में विफल रही, और उसका हमलावर शरीर लिन शेन के पीछे भाग गया। शर्मिंदगी से आग बबूला चांगहेन डोंगली ने अपने हाथों से भयानक ऊर्जा के विस्फोटों को छोड़ते हुए लिन शेन को वहीं आसमान में मारने की कोशिश की। हालांकि लिन शेन आसमान में ऐसे उछल कूद कर रहा था जैसे कि वह जमीन पर हो, और बार बार चांगहेन डोंगली के हमलों से बच रहा था। इस बार चांगहेन डोंगली ने साफ देखा, लिन शेन वास्तव में अपने पैरों पर कदम रख रहा था, लगातार हवा में आगे बढ़ने के लिए बल उधार ले रहा था। क्या ये किस तरह की प्रतिभा है? ये ब्रह्मांडीय नियमों के दायरे से कुछ ज्यादा ही लगता है। चांगहेन डोंगली की आंखें चमक उठीं, और उसने वास्तव में लिन शेन पर हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया। नीचे उतरा और फिर एक बार फिर उसका पीछा किया। तानाशाहों के लिए उपलब्ध पालतू कैप्सूल सीमित थे। कुछ शॉट फायर करने के बाद लिन शेन ने भी खुद को ऊंचे आसमान की ओर भागने के लिए मजबूर किया। दुर्भाग्य से, हालांकि अंडरवर्ल्ड में उड़ान प्रतिबंध थे, लेकिन एक सीमा भी थी कि कोई कितना ऊपर जा सकता है। ऊपर एक पत्थर की छत थी, अन्यथा उसे चांगहेन डोंगली के पीछा से बचने के लिए केवल आसमान में ऊपर उठते रहना था। चांगहेन डोंगली, जो जमीन पर लिन शेन का पीछा कर रहा था, ने लिन शेन की गति कम होते देखी और फिर से ऊपर उछला, आसमान में उड़ गया। लिन शेन अपनी हवाई बढ़त का इस्तेमाल करके चांगहेन डोंगली को फिर से पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि चांगहेन डोंगली ने अपने हाथों से ताली बजाई और एक तेज बल भेजा। उस बल ने वास्तव में उसके शरीर को धक्का दिया, जिससे वह जेट प्रणोदन प्रणाली की तरह हवा में तेजी से दिशा बदल सकता था। तुम इस तरह खेल सकते हो? लिन शेन चौंक गया। उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए जल्दी से एक और शॉट फायर किया, फिर हवा में तेजी से दिशा बदली। सौभाग्य से, चांगहेन डोंगली की तकनीक ने उसे केवल एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति दी। दिशा बदलना उसके लिए लिन शेन की तुलना में बहुत कठिन था, जो अंततः उसे पीछे धकेलने में कामयाब रहा। चांगहेन डोंगली को वापस जमीन पर गिरते देख लिन शेन ने अवसर का फायदा उठाया। एक बार फिर अपने पैरों पर कदम रखते हुए ऊंचाई हासिल की और सीधे पत्थर के गुंबद की ओर भागा। ऊपर की एक दरार को पकड़ लिया, गुंबद के नीचे लटक गया और नीचे चांगहेन डोंगली को देख रहा था। क्या तुम भी भगवान बनाने वाले अंडे का इस्तेमाल कर रहे हो? चांगहेन डोंगली ने लिन शेन को रुकते हुए देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसने फिर से हमला नहीं किया और अपनी मिश्रित आंखों से उसे संदेहास्पद रूप से देखा। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? अगर मैं नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ता है? लिन शेन ने अपने दिमाग में सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए अपने शब्दों को कुछ समय के लिए रोक दिया। चांगहेन डोंगली वास्तव में निर्वाण स्तर पर था, लेकिन उसकी गति स्पष्ट रूप से औसत निर्वाण स्तर की तुलना में बहुत तेज थी।
लिन शेन का मानना था कि उसके पास सर किंग और दूसरों के संयुक्त हमले से सीधे प्रहार करने की क्षमता नहीं थी, उसने केवल अपनी गति का उपयोग करके इसे चकमा दिया। अगर उसके पास वास्तव में उनका सामना करने की क्षमता थी, तो वह क्यों चकमा देता? सर किंग और उनके पिछले सभी हमलों को चांगहेन डोंगली ने सीधे कुचल दिया था, फिर भी उसने आखिरी हमले को चकमा दिया, जिससे पता चला कि प्रहार उसकी सहनशीलता से परे था। चांगहेन डोंगली के दावे बड़े थे, लेकिन आखिरकार वह निर्वाण स्तर पर ही था। यदि उसने वास्तव में अमर और दायरे के राजा के स्तर की उपेक्षा की है, जैसा कि उसने दावा किया है, तो वह खबर के बाहर आने से इतना क्यों डरता है? यदि आप भगवान बनाने वाले अंडे का उपयोग करके आगे बढ़े हैं, तो आप वास्तव में भगवान बनने का मौका रखते हैं। मैं आपको अपना प्रयोगात्मक विषय बनने की अनुमति देता हूं, चांगहेन डोंगली ने कहा, जैसे कि वह लिन शेन को कोई अनुग्रह प्रदान कर रहा हो। ये वास्तव में एक सम्मान है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे अपने प्रयोगात्मक विषय को बाद में कैसे व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं? लिन शेन ने जवाब दिया, आप भगवान बनाने वाले अंडे का उपयोग करके निर्वाण से अमर दायरे के राजा तक तब तक चढ़ना जारी रख सकते हैं जब तक कि आप ब्रह्मांड की सीमाओं को तोड़ नहीं देते और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले देवता नहीं बन जाते। चांगहेन डोंगली की आवाज़ मोह से भरी थी। दुर्भाग्य से अंडरवर्ल्ड के आसपास बहुत सारे भगवान बनाने वाले अंडे बिखरे हुए नहीं हैं, लिन शेन ने कहा।